जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम सुजीत है और आज हम यूनिट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हम देखेंगे। पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ यूनिट 2 इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम यूनिट 2 में पहले चैप्टर के साथ शुरू करेंगे, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। पर मैंने आपको यह भी कहा था कि हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर करने जा रहे हैं, हम एक भी लाइन स्किप नहीं करने जा रहे हैं। सो यूनिट 2 का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है हम उसको भी देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी 2000 नीट का जो 2025 का क्वेश्चन था वह यूनिट के डिस्क्रिप्शन से भी आ गया था। सो हम यूनिट का डिस्क्रिप्शन भी हम देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट कि क्या कहता है यूनिट का डिस्क्रिप्शन। सो कह रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझो। अभी तक जो हमने देखा वह क्लासिफिकेशन देखा, प्लांट किंगडम कैसे क्लासिफाई है, एनिमल किंगडम कैसे क्लासिफाइड है, लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। पर हम कभी भी यह नहीं देखे कि किसी एनिमल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसी प्लांट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम यह देखने जा रहे हैं कि एनिमल का, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसलिए कह रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द एनिमल्स, एनिमल्स का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम देखने जा रहे हैं। स्पेशली द एनाटॉमी मींस इंटरनल स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। कह रहा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज मेड only by observation through naked eyes or later through magnifying lenses and microscope। जो डिस्क्रिप्शन है, जो आइडिया आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मिला वह कैसे मिला कि आपने उसे नेकेड आई से ऑब्जर्व किया कि कोई एनिमल कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे वो फीड कर रहा है, कैसे ब्रीड कर रहा है। और उसके बाद जब आपके पास माइक्रोस्कोप आया तो और आपने डिटेल एनालिसिस किया उसी प्लांट का, उसी एनिमल का। वही कह रहा है दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। बट जो आपने नेकेड आई से किसी एनिमल और प्लांट को ऑब्जर्व किया है वह कैसा था, वह ग्रॉस स्ट्रक्चर था। ग्रॉस मींस पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और आपने एक कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया था। इन एडिशन उसके बाद हमने देखा कि यह जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, परसीव कर सकते हो, जो कि लिविंग फिनोमेना को मेंटेन करवाता है। इन एडिशन ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल लिविंग फिनोमेना वेर आल्सो रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। जो आप सिंपल सा जो देख पा रहे हो, जो परसीव कर पा रहे हो, उसके डिस्क्रिप्शन का पार्ट था, हिस्सा था। कह रहा है बिफोर experimental biology or more specifically physiology was established as part of biology, naturalists described only biology। जब तक कि कोई स्पेशल ब्रांच बायोलॉजी का नहीं आया, जैसे कि फिजियोलॉजी या जो जितने भी पार्ट्स बायोलॉजी का है, उससे पहले जो नेचुरलिस्ट थे, मींस नेचुरलिस्ट वो लोग हैं जो नेचर को स्टडी करते हैं। वो सिंपली लिविंग फॉर्म को एक बायोलॉजी की तरह देखते थे। ऐसा नहीं था कि वो एनिमल पे काम कर रहा है, वो प्लांट पे काम कर रहा है, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ऐसा नहीं। वो सिंपल क्या है, जो भी लिविंग फॉर्म पे काम कर रहा है वो सीधा नेचुरलिस्ट कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नेचुरलिस्ट। हेंस बायोलॉजी रिमेन्ड एज ए नेचुरल हिस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बायोलॉजी के ब्रांचेस डिवाइड नहीं हुए और बायोलॉजी एज ए नेचुरल फॉर्म ऑफ स्टडी हुआ। और क्योंकि कई सारा इवेंट्स पास्ट में भी हुआ था बायोलॉजी में जो अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए उसको कहा गया कि वह नेचुरल हिस्ट्री की तरह उसको नेचुरलिस्ट कंसीडर करते थे कि हाँ बस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ऐसा ऐसा होता है। कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं मिला हमें तब तक। द डिस्क्रिप्शन बाय इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल। बट जब हमें डिस्क्रिप्शन मिलना शुरू हुआ कि अच्छा सेलुलर फंक्शन ऐसे परफॉर्म करता है, मॉलिक्यूलर फंक्शन ऐसे परफॉर्म करता है, तब हमें क्या हुआ, अमेजिंग हुआ। हम इस चीज को और जानने के लिए उत्सुक हुए। While the initial reaction of a student could be boredom, one should keep in mind that the detailed description was utilized in later day reductionist biology, where living processes drew more attention from scientists than the description of life forms and their structure। अच्छा, यह जो अभी एक टर्म है ना रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, ये क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया था।
इसलिए आपको किसी भी यूनिट का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, क्योंकि आप एनसीईआरटी के एक भी लाइन को स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते। यह कह रहा है कि जब कोई स्टूडेंट बायोलॉजी को पढ़ना शुरू करेगा तो उसे बोर फील होगा। क्यों बोर फील होगा? क्योंकि अभी उसने कुछ जाना नहीं, कोई समझा नहीं, ना तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आ रहा है, ना कोई बातें नजर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे डिटेल एनालिसिस करते जाओगे आपको हर कुछ नया नया चीज ऑब्जर्व करने को दिखेगा। आपको अमेज करेगा वो सारा कैरेक्टर कि अच्छा इस फॉर्म में ऐसे हो रहा है, उस फॉर्म में ऐसे हो रहा है। तो वही कह रहा है कि जब शुरू में आप कोई पढ़ने जाएगा तो उसे बोर्डम लगेगा। लेकिन जब रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जो लिविंग प्रोसेसेस को डिटेल में उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने सभी लोगों का अटेंशन को क्या किया? अपनी तरफ खींचा। Hence, this description became meaningful, helpful in framing research questions in physiology or evolutionary biology। और यह जो डिस्क्रिप्शन जब आपने डिटेल एनालिसिस किया किसी भी लिविंग फॉर्म को, तब आपने उसके लिए एक नया ब्रांच डेवलप किया, आपने एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को डेवलप किया कि अच्छा इस ब्रांच में हम इस बायोलॉजी के इस सेक्शन को पढ़ेंगे, इस ब्रांच में बायोलॉजी के हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे। In the following chapters of this unit, the structural organization of plants and animals, including the structural basis of physiological or behavioral phenomena, is described। और यह जो यूनिट है, यूनिट 2 की बात कर रहा है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, प्लांट्स और प्लांट्स का जो कुछ बिहेवियर वगैरह है वह बिहेवियर वगैरह भी देखेंगे। For convenience, this description of morphological and anatomical features is presented separately for plants and animals। और क्योंकि चीजों को आसान बनाना है इसलिए प्लांट और एनिमल के उसके क्या किया गया है, अलग अलग चैप्टर में आपको डिस्क्राइब किया गया है। अभी आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे, तब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यह दोनों प्लांट के लिए है और यह जो है किसके लिए है? एनिमल के। यह किसके लिए है? एनिमल के लिए। Now let's see, आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा कि हर यूनिट के शुरू होने से पहले किसी एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ दिया होता है। तो क्या आपको इसको स्किप करना है या फिर आपको इसको भी स्टडी करना है? आई वुड सजेस्ट कि आप किसी चीज को ना छोड़े, क्योंकि एनटीए बाउंड है अपने सारे क्वेश्चंस पूछने, अपने जो जितने भी सारे क्वेश्चन वो पूछते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो, इसलिए आप किसी भी चीज का रिस्क नहीं ले सकते। आपको क्या करना है? कंटिन्यू और एक एक लाइन को आपको कवर करना है जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक साइंटिस्ट थी, नाम था उनका कैथरीन स्टाउ। क्या था नाम? कैथरीन स्टाउ। इनका बर्थ हुआ 1898 में एंड शी डाइड इन 1997। नियरली I think she lived for 99 years. Catherine Esau was born in Ukraine in 1998. यूक्रेन में इनका जन्म हुआ in 1998. She studied agriculture in Russia and Germany and received her doctorate in 1931 in United States. सीधी सी बात है, इन्होंने अपना अभी हम देखेंगे जो यूनिट से पहले आपको साइंटिस्ट्स के बारे में दिया गया होता है। हम अभी देखेंगे कैथरीन इसाउ के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1898 में हुआ था और एंड शी डाइड इन 1997। आई थिंक शी लिव्ड फॉर 99 इयर्स। ओके, सो कैथरीन इसाउ वाज बोर्न इन यूक्रेन इन 1898 एंड शी स्टडीड agriculture in Russia and Germany and received her doctorate in 1931 in United States। इन्होंने अपना जो स्टडी है रशिया और जर्मनी से किया और जो डॉक्टरेट मींस पीएचडी का जो डिग्री है वो कहां से लिया इन्होंने? यूनाइटेड स्टेट्स से। She reported in her early publications that curly top viruses spread through a plant via food conducting or phloem tissue। जो एक वायरस है, नाम है कर्ली टॉप वायरस, वो कैसे स्प्रेड हो रहा है? जो प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ना, तो फ्लोएम के थ्रू वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है। किसके थ्रू? जो फूड कंडक्टिंग जो टिश्यू है वो, जैसे फ्लोएम टिश्यू की बात कर रहे हैं। डॉक्टर इसाउ's plant anatomy published in 1954 took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure
and enormous impact worldwide, literally bringing about a revival of the description. इनका जो एक बुक था, उसका नाम था, इनका जो बुक था डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटॉमी, ये पब्लिश हुआ 1954 में, और यह इतना यूजफुल हुआ कि वह उस बुक को आज भी जो साइंटिस्ट स्टडी करने जाते हैं, जो रिसर्च करने जाते हैं, आज भी वह उस पर स्टडी करते हैं, उसका रेफरेंस लेते हैं। The Anatomy of Seed Plants by Catherine Esau was published in 1960, और जो दूसरा इनका बुक था वो था नाम The Anatomy of Seed Plants by Catherine Esau, वो 1960 में रिलीज हुआ, पब्लिश हुआ। It was referred to as the Webster's of Plant Biology. It is encyclopedia. Webster's of Plant Biology means आपको जितने भी सारे टर्म्स चाहिए, जितने भी सारे डेफिनेशन चाहिए, जितने भी सारे चीज आपको जानने का जरूरत है, तो क्या नाम दिया गया? वेक्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी, या इसे इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आपको पता है विकिपीडिया के जैसा होता है, मींस आपको फुल डिटेल नॉलेज, जानकारी किसी चीज के बारे में अगर चाहिए तो आपको उस बुक से मिल सकता है। In 1957, she was elected to the National Academy of Science, becoming the 6th woman to receive that honor. अब इसी बात है कि इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा काम किया था तो इनको ऑनर किया गया, कहाँ पे? नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में, and she became the 6th woman to receive this award. In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from President George Bush in 1989. और इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी मिला, किनके थ्रू? जो जॉर्ज बुश, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट थे, उनके थ्रू मिला इन 1989। When Catherine Esau died in the year 1997, Peter Irving, director of anatomy and morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she absolutely dominated in the field of plant biology even at the age of 99। सो जब इनका डेथ हुआ तो डेथ पे जो अभी सी बात है कि इतने बड़े लेजेंडरी थे, प्लांट वर्ल्ड में इन्होंने इतना सारा काम किया था, तो बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में बहुत सारी बातें कही होंगी। तो जो मैसूरी के जो बोटानिकल गार्डन के जो हेड थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने क्या कहा था इनके बारे में कि शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99, मींस जब इनका डेथ हुआ। Let's see. Now we are going to go. अब हम इस चैप्टर का इस यूनिट का जो पहला चैप्टर है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वह देखने जा रहे हैं। क्या कहता है इसमें? क्या क्या हम देखेंगे? रूट के बारे में देखेंगे, स्टेम के बारे में देखेंगे, लीफ के बारे में देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड, कुछ सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, हम उसके बारे में देखेंगे। कह रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, कह रहा है द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। जो वैरायटी है प्लांट वर्ल्ड में वो कभी भी फेल नहीं होगा कि हमें आश्चर्य करने में। ऐसा वैरायटी है कि आप उसको देखोगे तो आश्चर्य होगा ही होगा। वही बोल रहा है कि विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, हमें आश्चर्य करवा के ही रहेगा। Even though angiosperms show such a large diversity in external structure और morphology, जो एंजियोस्पर्म है उसमें इतना सारा वैरायटी है उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में और उसके मॉर्फोलॉजी में। They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers and fruits. जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स है उसके पास क्या क्या होता है? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, जो हमने प्लांट किंगडम में थोड़ा बहुत देखा भी था। In chapter 2 and 3 we talked about classification of plants based on morphological and other characters. हम चैप्टर 2 and 3 में हमने क्या देखा? जो प्लांट का क्लासिफिकेशन था वो कुछ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे और कुछ अदर कैरेक्टर्स के आधार पर हमने प्लांट को क्या किया? क्लासिफाई किया। क्या किया? क्लासिफाई किया। कह रहा है फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन and at understanding of any higher plants or for that matter any living organism, we need to know standard technical terms and standard definition. अगर किसी भी चीज को अगर हायर लेवल पे आपको जाके स्टडी करना है तो आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स चाहिए, कुछ टर्म्स के डेफिनेशन चाहिए, राइट?
We also need to know about the possible variations in different parts found as adaptations of the plants to their environment. Example, adaptations to various habitats for protection, climbing, storage. हम यह भी देखेंगे कि जो प्लांट्स के पार्ट्स है वह जरूरी नहीं है कि स्टेम है तो स्टेम का ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो सकता है वो किसी और चीज का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो। क्यों? क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग जो रूट है, स्टेम है, हो सकता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसके मेन फंक्शन के अलावा। वही कह रहा है कि हम एडेप्टेशंस को भी देखेंगे, वो दिख जाएगा आपको इस चैप्टर के अंत में। If you pull out any weed, you will see that all of them have roots, stems and leaves. अगर आप किसी भी झाड़ी को जो आपके काम का नहीं है उसको उखाड़ो, उसको वीड कह रहा है, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? नीचे रूट दिखेगा, फिर स्टेम दिखेगा और फिर क्या दिखेगा? लीफ दिखेगा। क्या दिखेगा? लीफ दिखेगा। दे मे बी बेयरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और उसमें हो सकता है कि फ्लावर्स भी हो और फ्रूट्स भी हो। द अंडरग्राउंड parts of the flowering plants is the root system, while the portion above the ground forms the shoot system. जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड के नीचे होगा उसे रूट सिस्टम कहेंगे, जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड के अबव होगा उसे हम कहेंगे शूट सिस्टम। क्या कहेंगे? शूट सिस्टम। Now let's see the very first part of the plant kingdom, I mean the morphology of the flowering plants, और वह कौन सा है? वह है दी रूट। क्या है? दी रूट। रूट का फंक्शन क्या होता है? कि प्लांट को स्टेबिलिटी देना, वो एंकरिंग करवा के रखता है कि वह हिले डुले नहीं, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, वह हिले डुले नहीं। और साथ साथ क्या काम होता है कि वह वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुंचाता है स्टेम तक, लीफ तक, फ्रूट तक। कहां तक? स्टेम तक, लीफ तक, फ्रूट तक। चलो देखते हैं। कह रहा है in majority of the dicotyledonous plants the direct elongation of radicle leads to the formation of primary root. जो मेजोरिटी ऑफ जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स है, जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है किसका? रेडिकल का। आपने सीड में देखोगे, जो सीड में होता है ऐसे ऐसे का स्ट्रक्चर, तो यह स्ट्रक्चर को रेडिकल कहते हैं और इस स्ट्रक्चर को प्लूम्यूल कहते हैं। यह स्ट्रक्चर इलोंगेट करके किसका फॉर्मेशन कराएगा? प्राइमरी रूट का। किसका? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करवाएगा। Which grows inside the soil, जो कि क्या करेगा? सॉइल के अंदर जाएगा। It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary tertiary roots. और जो प्राइमरी रूट है इसमें क्या होगा? दूसरे रूट सभी आ जाएंगे, जिसे आप फर्दर क्या कहेंगे? सेकेंडरी टर्सरी रूट्स। क्या कहेंगे? सेकेंडरी टर्सरी रूट्स। The primary roots and its branches constitute the tap root system. जो प्राइमरी रूट होता है और उसका जो ब्रांचेज होता है वह क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम बनाता है। क्या बनाता है? टैप रूट सिस्टम। एज सीन इन दी मस्टर्ड प्लांट। जो आप यहाँ पे गौर से देखो कि यह मेन क्या है? प्राइमरी रूट है, और यह सब क्या है? टर्शियरी रूट, सेकेंडरी टर्शियरी रूट है, और यह क्या बना रहा है? टैप रूट सिस्टम बना रहा है। क्या बना रहा है? टैप रूट सिस्टम बना रहा है। In monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. जो monocotyledonous plants होता है उसका प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, और बाद में क्या हो जाता है? बाद में फाइबर्स वगैरह से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। बहुत सारे रूट क्या हो जाते हैं? उससे वो रिप्लेस हो जाता है। कह रहा है these roots originate from the base of the stem and constitute fibrous root system. एज सीन इन द व्हीट प्लांट। और यह जो रूट होता है उसके स्टेम के बेस से ओरिजिन होता है और बहुत सारे रूट में कन्वर्ट हो गया। जैसे एक व्हीट का प्लांट उखाड़ के देखोगे ना तो आपको नीचे दिखेगा कि गुच्छा है, रूट का गुच्छा है, तो बहुत सारे रूट है ना, उसको हम कहेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम। कह रहा है इन सम प्लांट्स like grass, monstera and the banyan tree, roots arise from the parts of the plant other than the radicle are called adventitious roots. बहुत सारे प्लांट में आपको दिखेगा कि जो मेन रूट होता है ना उसके अलावा उसके स्टेम से, उसके लीफ से, कहीं से भी रूट ओरिजिन हो जाते हैं। सो मेन रूट के अलावा अगर कहीं से कोई भी रूट ओरिजिन हो रहा है तो ऐसे रूट को हम कहेंगे एडवेंटिटियस रूट। कैसा कहेंगे? एडवेंटिटियस रूट। आपको एग्जांपल रखना है याद, मॉन्स्टेरा का
एंड साथ साथ बनियान ट्री का, किसका? बनियान ट्री का। बनियान ट्री में आप देखते होंगे ना, जो लटकता हुआ रहता है, जो बरगद का पेड़ होता है उसमें लटकता हुआ रहता है कुछ, वो क्या है? तो उसका एडवेंटिजियस रूट है, मीन्स मेन रूट के अलावा कहीं पे भी अगर रूट ओरिजिन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एडवेंटिजियस रूट। कह रहा है द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals from the soil, providing a proper anchorage to the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators। जो मेन फंक्शन है रूट सिस्टम का वह है कि वाटर को एब्जॉर्ब करना एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, कहां से? सॉइल से, और प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट, और प्रॉपर उसको क्या कराता है? जड़ पकड़ के रखे रहता है जमीन से, ताकि वह हवा में, पानी में या कोई भी एनिमल उसे डिस्टर्ब करे तो इतनी आसानी से वह उखड़ न जाए, उसका ये ना हो जाए। स्टोरिंग रिजर्व फूड एंड समटाइम्स ड्यू टू द एडवर्स कंडीशन, यह जो रूट है अपना मेन काम को छोड़ के यह क्या करने लगता है? फूड को भी क्या करने लगता है? स्टोर करने लगता है। क्या करता है? फूड को भी स्टोर करने लगता है। तो यह एक टिपिकल प्लांट है डाइकोटिलिडोनस का। किसका? टिपिकल प्लांट है डाइकोटिलिडोनस का। यह यहाँ का रूट सिस्टम है, जहां पर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट है, और यह इसका शूट सिस्टम है। जो यह फ्लावर है, यह फ्रूट है उसका, यह स्टेम कहलाएगा पूरा, और यह लीफ कहलाएगा जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और यह कैसा है? बड है। बड मीन्स जो जहां से ब्रांच ओरिजिन हो रहे होते हैं ना, वहां पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बड कहेंगे। और जहां से ब्रांचेस निकलते हैं उसको नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड। और दो नोड के बीच का जो जगह है उसको कहते हैं इंटरनोड। जहां से ब्रांचेज ओरिजिन हो रहे हैं उसको नोड कहेंगे, और दो नोड के बीच का जो जगह है उसे इंटरनोड कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनोड। जरा इसका डायग्राम से देख लो, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या है। यह क्या है? जो यह मेन रूट है, और मेन रूट के अलावा यह लेटरल रूट्स है, मींस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स हो। प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स है। और जो आपने देखा था फाइब्रस रूट सिस्टम, तो पहले तो एक प्राइमरी रूट निकलेगा और बाद में मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में क्या होगा? यह रूट्स क्या करेगा कि एक गुच्छा के जैसे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा? गुच्छा के जैसे। इसलिए इसको क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट। क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट। और जरा यहाँ गौर से देखो कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको जो उसका रूट है उसके मेन रूट के अलावा कहीं और से रूट निकलता हुआ दिखे, जैसे कि लीफ से निकल सकता है, स्टेम से निकल सकता है, तो ऐसे रूट को कहते हैं एडवेंटिटियस रूट। क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस रूट। ऐसे रूट को कहते हैं एडवेंटिटियस रूट। अब चलो जरूर देखो कि जो रूट होता है उसके कुछ रीजन्स होते हैं, मींस रूट के अलग अलग पार्ट होते हैं। उस पार्ट को जरा हम गौर से देखेंगे। रूट का अपना अलग अलग पार्ट होता है। कह रहा है द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। जब रूट सॉइल के अंदर जा रहा होता है ना, तो उसके टिप पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा, इतना बड़ा होता है, छोटा सा, और उसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप। यह क्या है? रूट कैप है। क्या कहे? रूट कैप। अच्छा, मान लो सॉइल को पेनेट्रेट कर रहा है, सॉइल को चीर कर अंदर जा रहा है, तो क्या होगा? उसको घर्षण होगा रूट को, तो उसका टिश्यू डैमेज होगा। इसलिए प्रोटेक्शन के लिए यह क्या करता है? यह एक रूट कैप डेवलप कर लेता है ताकि रूट को क्या मिल सके? प्रोटेक्शन मिल सके। क्या मिल सके? प्रोटेक्शन मिल सके। It protects the tender apex of root as it makes its way through the soil. Tender apex means जो उसका जो टिप है उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। क्यों? क्योंकि सॉइल में अपना जगह बना रहा होता है, उसके अंदर पेनेट्रेट कर रहा होता है, तो घर्षण होगा ना उसके साथ। A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. Just root cap के ऊपर आपको region of meristematic दिखेगा। meristematic टिश्यू जैसे टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा है। मीन्स जब नया नया प्लांट होगा तो उसको रूट जल्दी जल्दी बढ़ाने की कोई जरूरत रहेगी, तो ऐसा टिश्यू चाहिए उसको जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड करे। तो रूट कैप के ऊपर क्या, कौन सा रीजन है? वह है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एक्टिविटी। क्या है? एक्टिविटी। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि इसका सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहा होता है, तो इसका क्या होगा? थिन सेल वॉल होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी डिवाइडिंग सेल का यही फीचर्स होता है कि सेल वॉल थिन हो गया
और प्रोटोप्लाज्म कैसा हो गया, इसका डेंस हो गया। प्रोटोप्लाज्म मतलब कि सेल वॉल को छोड़ के जो भी पार्ट है सेल का, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। दे डिवाइड रिपीटेडली, मीन्स कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है। द सेल्स proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for growth of the root in the length। और जो रीजन, जो कि रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के जस्ट एबव है, वह क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड हो के सेल कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यह वाला पार्ट जो है वह इलोंगेट होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, इलोंगेट, मतलब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए इसके जस्ट ऊपर वाले रीजन को हम कहेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। कह रहा है दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्यों, क्योंकि लेंथ में उसने क्या किया, बढ़ा दिया। यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवाइड किया, डिवाइड कर करके सारे सेल ऊपर की तरफ जाया जा रहा है, मीन्स इसका लेंथ बढ़ेगा, इसलिए इसको कह दिया रीजन ऑफ इलोंगेशन। दी सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। अब यह जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, इसका सेल ग्रेजुअली क्या करेगा, मैच्योर करेगा। क्या करेगा, मैच्योर करेगा, मीन्स परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और परमानेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, वह स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स यह जो होगा रीजन, इसके ऊपर उसे कहेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हैंस दिस जोन proximal to region of elongation is called the region of maturation। मीन्स रीजन ऑफ elongation के जस्ट एबव जो रीजन है, जहां पे सेल्स मैच्योर कर करके चले गए हैं, उसे कहेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs। यह जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है, इसका जो एपिडर्मल सेल कहने का मतलब जो आउटर सेल है, वह किसमें का ग्रोथ होने लगता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ग्रोथ होने लगता है, जिसका काम होता है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, जो कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन में है। यह सब जो है रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, इसे हम कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। दीज रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इस रूट हेयर्स का मेन काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करना। कहां से, सॉइल से। कहां से, सॉइल से। अब हमने रूट देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, स्टेम। क्या देखेंगे, स्टेम। रूट हमने देख लिया, अब हम देखेंगे स्टेम। कह रहा है व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम रूट। कह रहा ऐसा क्या बात है उस स्टेम में जो कि रूट से अलग है। तो मैं बताऊं, रूट ग्राउंड के अबव होता है, नहीं गलत बोला, जो रूट होता है ग्राउंड के अंदर होता है, और शूट मीन्स जो स्टेम है वह ग्राउंड के अबव होता है। रूट का काम होता है प्लांट को पकड़ बना के रखना धरती से, जमीन से, और शूट का काम होता है उस पे जो ब्रांचेज होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उसको होल्ड करके रखना। क्या करना, होल्ड करके रखना। कह रहा है द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो स्टेम है वह क्या है, असेंडिंग पार्ट है, मीन्स ऊपर की तरफ जाता हुआ पार्ट है। असेंडिंग मीन्स ऊपर की तरफ जाता हुआ पार्ट है। एक्सिस बियरिंग ब्रांचेज, जिसपे ब्रांचेज होगा, लीव्स होगा, फ्लावर्स होगा, कैसा होगा, और साथ साथ फ्रूट्स भी होगा। क्या होगा, फ्रूट्स भी होगा। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेशन सीड। जो आपको मैंने बताया कि सपोज कर लो कि यह डाइकोटिलेडोनस सीड है, तो यह जो है यह प्लीम्यूल कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, प्लीम्यूल कहलाएगा। और यह रेडिकल कहलाएगा। और यह दो कोटिलेडोन है सीड का, यह रेडिकल कहलाएगा। तो रेडिकल से रूट निकल गया। क्या निकल गया, रूट निकल गया। और प्लीम्यूल से क्या निकल गया, शूट निकल गया। मीन्स शूट मीन्स स्टेम की बात कर रहे हैं। शूट में सभी आ जाएगा, लीफ, फ्रूट, स्टेम सभी आ जाएगा। पर जो स्टेम है वह क्या है, मेन ब्रांच जो है, मेन ब्रांच है जो ट्री का, वह स्टेम कहलाएगा। कह रहा है दी स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। अभी आपने जो मस्टर्ड का प्लांट था उसमें आपने क्या देखा कि जहां से ब्रांचेज निकल रहे थे उसको हमने कहा नोड, जहां से और ब्रांचेज निकलेंगे फिर नोड कहा,
और दो नोड के बीच का जो जगह था, जो लेंथ था, उससे हमने कहा इंटरनोड। क्या कहा? इंटरनोड। कह रहा है द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहां पे लीफ निकलता है, जहां पे ब्रांचेज निकलता है, उसको कहेंगे नोड। एंड व्हाइल द इंटरनोड्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। और जो इंटरनोड है वह पोर्शन है किसके बीच में? दो नोड के बीच में। किसके नो बीच में? द स्टेम बियर्स बड्स व्हिच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। कैसा? टर्मिनल और एक्सिलरी। जो स्टेम है उसमें स्टेम में क्या होगा, जैसे कि सपोज कर लो कि यह प्लांट है, तो ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या करेगा? ब्रांच निकालेगा या लीफ निकालेगा। तो व्हिच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी। टर्मिनल कहने का मतलब टिप पे चला जाएगा। कहां पे? टिप पे। और एक्सिलरी कहने का मतलब स्टेम पे ही रहेगा। कैसा रहेगा? स्टेम पे ही रहेगा। The stem is generally green when young and later often become woody and dark brown. जो स्टेम है वह कैसा होता है? जनरली ग्रीन होता है। जब वह प्लांट नया नया ग्रो कर रहा होता है ना, तो वह स्टेम जनरली कैसा होता है? ग्रीन होता है। और बाद में वो जब मैच्योर हो जाता है तो आपने देखा होगा कि वह डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जो मेन फंक्शन है किसका? स्टेम का, वह ब्रांच होल्ड करना, फ्रूट को होल्ड करना एंड फ्लावर्स को होल्ड करना। किसका? फ्लावर्स का। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। मींस यह वाटर को कंडक्ट करेगा, मिनरल को कंडक्ट करेगा, और फोटोसिंथेसिस मींस जो फोटोसिंथेसिस होकर जो फूड का प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, उसको कंडक्ट करेगा। कहां पे कंडक्ट करेगा? पूरे प्लांट में। कहां पे? पूरे प्लांट में। जो जाइलम, जो रूट का काम था, रूट का काम था कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके पूरे ऊपर वाले पोर्शन को देना। पर शूट का काम है कि जो फूड का प्रोडक्शन हुआ है वो पूरे प्लांट को देना, क्योंकि फूड का जरूरत सबको होगा। किसको होगा? सबको होगा। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कुछ स्टेम में क्या होता है कि वह मॉडिफाई कर जाता है और वह फूड का स्टोरेज कर सकता है। वह हो सकता है फोटोसिंथेसिस करने लगे। जैसे कैक्टस प्लांट का जो स्टेम होता है वह फोटोसिंथेसिस भी करता है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मींस वह खुद को डिवाइड करके खुद से ही रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। कौन? स्टेम। कौन? स्टेम। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंड दैट इज द लीफ। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने रूट देखा और स्टेम देखा। अब थर्ड पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का और वह है स्टेम। क्या है? स्टेम। वह है स्टेम। चलो देखो, कह रहा है द लीफ इज लेटरल। द लीफ इज लेटरल। लेटरल मीन्स होता है दाएं बाएं। कैसा होता है? दाएं बाएं। द लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन दी सेम स्टेम। जो लीफ होता है ऐसा, मान लो कि यह क्या है? ये रूट है और लेटरल है ऐसा, मतलब दाएं बाएं की बात कर रहा है। कैसा कर रहा है? दाएं बाएं की बात कर रहा है। और सेम स्टेम पे ग्रो कर रहा है सारे लीफ। कहां ग्रो कर रहा है? सेम स्टेम पे। कह रहा है द लीफ इज लेटरल एंड जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द सेम स्टेम। फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, चपटा हुआ। इट डेवलप्स एट द नोड। कहां पे? नोड पे। ये सब जो रीजन है जहां से लीफ ओरिजिन कर रहा है उसको क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। एंड बियर्स ए बॉडी इन इट्स एक्सिल। एक्सिल इस पोर्शन को बोलेंगे जहां से ओरिजिन हो रहा है ना, और जो स्टेम का पार्ट है बीच वाले पोर्शन को एक्सिल कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सिल कहेंगे। इन एक्सिल द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांचेज। और यहीं से एक्सिलरी बर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ब्रांचेज में। किसमें? ब्रांचेज में। Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. Shoot apical meristem कहने का मतलब यह प्लांट नया नया प्लांट है, या यहाँ पे क्या होगा? ये जो टिश्यू होगा प्लांट के, या जो टिश्यू होगा प्लांट के जो सबसे ऊपर होगा उसको कहेंगे जो शूट एपिकल मेरिस्टेम। और यह ग्रो करता जाएगा ऊपर की तरफ। कहां? और यहाँ जो टिश्यूज होगा जो रूट के ऊपर टिप पे, उसको कहेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम।
सो लीफ कहां से ओरिजिन करता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। सपोज कर लो यहां से ओरिजिन कर गया, अब यहां से ओरिजिन करेगा। कहां से करेगा? यहां से कर गया और यहां से करेगा। Leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. They are the most important vegetative organs for photosynthesis. क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे लीफ ही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं सारे के सारे लीफ। अब जरा गौर से देखो, अब जरा गौर से देखो, कह रहा है अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। किसी भी टिपिकल लीफ में आपको 3 मेन पार्ट नजर आएंगे। पहला है लीफ बेस, इसको बोलेंगे लीफ बेस। क्या कहेंगे? लीफ बेस, जहां से लीफ ओरिजिन हो रहा है। दूसरा है पेटियोल, इस वाले स्ट्रक्चर को पेटियोल कहेंगे। किसको? यह वाला जो स्ट्रक्चर है जिससे लीफ कनेक्टेड है स्टेम से, उसे पेटियोल कहेंगे। और तीसरा स्ट्रक्चर है लैमिना। कौन सा? लैमिना। यह जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहेंगे लैमिना। लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। कौन सा? लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय लीफ बेस। सीधी सी बात है, स्टेम से लीफ कैसे अटैच्ड है? लीफ बेस से। एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अच्छा, यहां पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको एक नजर आ रहा होगा, ये वाला, उसे हम कहेंगे स्टिप्यूल। वो कंप्लीट लीफ नहीं होता, लेकिन छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्टिप्यूल। क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल। In monocotyledonous, the leaf base expands into sheath covering the stem partially or wholly. जो monocotyledonous होते हैं, जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, बढ़ जाता है, और जो लीफ बेस को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर कर लेता है लीफ बेस को। किसको? लीफ बेस को। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the pulvinus. और कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, वह क्या, उसका जो लीफ बेस है वह क्या कर लेगा? स्वेलन कर जाएगा, फूल जाएगा, और उसे क्या कहेंगे? पल्वाइनस। क्या कहेंगे? पल्वाइनस। यहाँ पे क्या करेगा? फूल जाएगा, और उसे हम कहेंगे पल्वाइनस। क्या कहेंगे? पल्वाइनस। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, मीन्स यह जो पेटियोल है यह क्या है? लाइटली कनेक्टेड है, ताकि जब हवा आए तो थोड़ा सा मुड़ जाए। ये नहीं कि हवा में टूट के निकल जाए, नहीं, वह हवा में जब आए तो थोड़ा सा क्या हो? मुड़ जाए। वही कह रहा है द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। यह जो पेटियोल है वह थोड़ा सा मुड़ने देता है। किसको? लीफ ब्लेड को, या लैमिना। लीफ ब्लेड और लैमिना सेम ही है। Long, thin, flexible petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing the fresh air to the leaf surface. जो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल होता है, मीन्स पेटियोल जितना बड़ा होगा वह उतना अलाउ करेगा लीफ को मूवमेंट के लिए। किसके लिए? और उसकी वजह से हवा आएगा उसके पास, और हवा आने की वजह से क्या होगा? वह लीफ जो है, लीफ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। थोड़ा हवा लगेगा तो लीफ का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। The lamina or leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veins. जो लैमिना या उसी को लीफ ब्लेड कहते हैं, वह ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है। कैसा है? ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट है विद द वेन्स और वेनलेट्स। यह जो स्ट्रक्चर आप जो देखते हो यह क्या कहलाता है? मिडरिब, और मिडरिब के चारों तरफ जो है यह स्ट्रक्चर को कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं? वेन्स। और फिर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकलते हैं उसको कहते हैं वेनलेट्स। क्या कहते हैं? वेनलेट्स। क्या कहते हैं? वेनलेट्स। There is usually a middle prominent vein which is known as midrib. यह जो मैंने आपको कहा स्ट्रक्चर, यह मिडरिब है। क्या है? मिडरिब। यहां से देखो, यह जो स्ट्रक्चर जा रहा है वह मिडरिब कहलाता है। यह क्या कहलाता है? वेन्स कहलाता है। और इससे जो निकला हुआ छोटा छोटा स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं वेनलेट्स। क्या कहते हैं? वेनलेट्स। Veins provide rigidity to the leaf blade and act as channels of transport for water, minerals and food materials. यह जो वेन्स है यह रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है लीफ को, और चैनल्स में प्रोवाइड करवाता है ताकि यहां से फूड, वाटर, मिनरल सब क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट हो सके अक्रॉस द लीफ। कहां? अक्रॉस द लीफ। The shape, margin, apex,
सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। जरूरी नहीं है कि हर लीफ एक जैसा ही हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के लीफ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लीफ मिलेंगे, सब में वेरिएशन नजर आएगा। अब हम देखेंगे वेनेशन। क्या देखेंगे? वेनेशन। कह रहा है दी अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। जो वेन्स अभी देखा ना आपने लीफ में, उसका जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ बेस इज टर्म्ड एज वेनेशन। जो अरेंजमेंट है किसका? वेन्स और वेनलेट्स का, किसमें? लेमिना में, उसे क्या कहते हैं? वेनेशन। क्या कहते हैं? वेनेशन। When the venlets form a network, the venation is termed as reticulate। यह जो स्ट्रक्चर है अभी आपको दिखाता हूं, यहां से दिखाता हूं कि यह जो स्ट्रक्चर है, यह जो वेन्स और वेनलेट्स है, यह जो वेन, यह मिडरिप है, मिडरिप के बाद यह सब वेन्स है, और वेन्स से जो निकला हुआ छोटा छोटा स्ट्रक्चर उसे कहेंगे हम वेनलेट्स। क्या कहेंगे? वेनलेट्स कहेंगे। और जब यह नेटवर्क बनाता है तो ऐसे वेनेशन को कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। कैसा वेनेशन कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। जब नेटवर्क बनाएगा। कह रहा है when the veins run parallel to each other within a lamina, the venation termed as parallel। जब वेन्स इसका पैरेलली रन करेगा, या देखो मिडरिप है, या क्या है? मिडरिप, और यह वेन्स इसके ऐसे पैरेलली रन कर रहा है, पैरेलली। तो जब पैरेलली उसके वेन्स रन करेगा उसके मिडरिप के, तो वह कैसा वेनेशन कहलाएगा? पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। कैसा? पैरेलल। कह रहा है लीव्स ऑफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स जनरली पोसेसेस रेटिकुलेट वेनेशन व्हाइल पैरेलल वेनेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोस्ट ऑफ मोनोकोटिलिडोनस। जो डाइकोट प्लांट होते हैं वह पैरेलल वेनेशन शो करता है। नो, डाइकोट प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन शो करता है, और जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स होते हैं वह पैरेलल वेनेशन शो करता है। कैसा? पैरेलल, या पैरेलल वेनेशन। तो यह किसका एग्जांपल है? जाल लाइक स्ट्रक्चर जो है वह रेटिकुलेट वेनेशन का। यह किसका स्ट्रक्चर है? जो कि पैरेलल है एक दूसरे को, उसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ लीव्स। अभी आपने लीफ देखा, लीफ में देखा कि कैसे उसके वेन्स अरेंज्ड है, तो उसको रेटिकुलेट या पैरेलल कहा। फिर हम देखते हैं कि कितने तरीके के लीफ होते हैं। A leaf is said to be simple when its lamina is interred or when incised. The incision do not touch the midrib। अगर किसी लीफ का, सपोज कर लो, यहां से देखो, अगर किसी लीफ का ऐसा स्ट्रक्चर हो और मान लो कि यहाँ पे छोटे छोटे कट हो, कैसा हो? देखो बताता हूं, यहां ऐसा स्ट्रक्चर हो, तो देखो यहां पे आपको कर्व स्ट्रक्चर दिख रहा है, कट दिख रहा है बीच बीच में, यहाँ पे कट है, यहाँ पे कट है, यहाँ पे, लेकिन यह कट यहां तक नहीं पहुंच पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाए, यहां तक नहीं पहुंच पाए। तो मान लो कि इसका जो लेमिना है वह मिडरिप के अलोंग हो, लेकिन इसका कट जो लगा हुआ है, कट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन कट लग भी जाए तो मिडरिप तक नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे लीफ को कहेंगे सिंपल लीफ। क्या कहेंगे? सिंपल लीफ। लेकिन अगर मान लो कि कोई लीफ है और कट लग के पहुंच जाए उसके मिडरिप तक, कहा? मिडरिप तक, तो फिर नया लीफलेट, फिर एक और लीफलेट, या एक और लीफलेट, एक और लीफलेट, एक और लीफलेट, एक और लीफलेट, एक और लीफलेट। तो एक्चुअली में पहले था ऐसा लीफ, लेकिन कट लग लग के यह एक लीफ छोटे छोटे लीफ में कन्वर्ट हो गया, और इसे हम बोलते हैं लीफलेट। क्या कहते हैं? लीफलेट, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यह एक्चुअली में पहले एक ही लीफ था, लेकिन कट लग लग के छोटे छोटे लीफ में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे इसको देखो, यह स्टेम है, लेकिन यह स्टेम नहीं है, यह जो लीफ था उसका मिडरिप था, और मिडरिप पे अब लीफलेट लगे हुए हैं, तो उस मिडरिप को अब हम बोलेंगे रैचिस। क्या कहेंगे? रैचिस। यह स्टेम नहीं है, यह स्टेम यह है, और यहां से लीफ एक ही लीफ था पहले, बाद में कट लग लग के यह इसका क्या हो गया? मिडरिप तक पहुंच गया, और यह मिडरिप को अब क्या बोलेंगे?
अब बोलेंगे रैचिस, क्या कहेंगे? रैचिस। कह रहा है when the incision of the lamina reach up to the midrib, breaking it into number of leaflets, the leaf is called compound. अगर जो इसका मिडरिब है, जो लेमिना अगर मिडरिब तक पहुंच गया, और उसको क्या कहेंगे? उसको कंपाउंड लीफ कहेंगे। कैसा कहेंगे? कंपाउंड लीफ। कह रहा है अ बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिला पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। जो बड, एक बड प्रेजेंट होता है इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड। एक्सियल मींस यहां की बात कर रहा है, जो स्टेम से जहां लीफ ओरिजिन होता है उसको एक्सिल कहते हैं, और वहां पे एक छोटा बड होगा, उसको क्या कहेंगे? वो एक्सियल, आई मीन सिंपल और कंपाउंड लीफ दोनों में वो बड होगा, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो यहां पे तो होगा, लेकिन यहां जो लीफलेट है यहां पे आपको बड नजर नहीं आएगा, यहां पे कोई बड आपको नजर नहीं आएगा। ओके ना? चलिए, कह रहा द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स। जो कंपाउंड लीफ है वह भी फर्दर दो तरीके का होगा। पहला है पाइनेटली। पाइनेटली मींस कि एक एक्सिस के अलॉन्ग छोटे छोटे लीफलेट लगे हुए हैं, एक एक्सिस के अलॉन्ग। और दूसरा है पाल्मेटली, कि पहले एक एक्सिस गया और एक ही पॉइंट से सारे लीफ लग गए। यहां पे जैसे पहले एक एक्सिस गया और एक ही पॉइंट से सारे लीफ लग गए, उसको बोलेंगे पाल्मेटली कंपाउंड। कैसा कंपाउंड? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। कैसा? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो कह रहा है द नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस द रैचिस। मैंने कहा आपको कि वह जो छोटे छोटे लीफलेट है वह स्टेम पे नहीं, रैचिस पे है। मीन्स वह पहले एक ही लीफ था, मिडरिब था उसका, मिडरिब अब कन्वर्ट हो गया है किस में? रैचिस में। किस में कन्वर्ट हो गया है? रैचिस में। व्हिच रिप्रेजेंट्स द मिडरिब ऑफ द लीफ एज इन नीम। वही मैंने कहा, रैचिस क्या है? एक्चुअल में मिडरिब है। क्या है? मिडरिब। कह रहा है इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, एग्जांपल एट द टिप ऑफ पेटियोल एज इन सिल्क कॉटन। जो पाल्मेटली कंपाउंड है उसके टिप पे जाके सारे लीफ लगे हुए हैं। कहां पे लगा हुआ है? टिप पे जाके सारे लीफ लगे हुए हैं। एग्जांपल है उसका कौन सा? जो सिल्क कॉटन है, और सिल्क कॉटन है उसका एग्जांपल, जो अभी अभी आपने ऊपर देखा, वह कौन सा कहलाएगा? पाल्मेटली लीफ। यह वाला सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है, यह वाला। पहले पूरा एक रैचिस गया और उसके टिप पे सारे लीफ लग गए, टिप पे सारे लीफ लग गए। अब हम देखेंगे फाइलोटैक्सी। क्या देखेंगे? फाइलोटैक्सी। अब हम देखेंगे फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। जो फाइलोटैक्सी है, किसी भी ब्रांच और स्टेम पे लीफ कैसे अरेंज्ड है उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। कह रहा है दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। यह जो लीफ किस तरीके से अरेंज्ड है स्टेम पे, उसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। तीन तरीके के फाइलोटैक्सी है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। कैसा है? अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। कह रहा है इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन अल्टरनेट मैनर। यहां पे जरा देखो, पहले एक लीफ यहां, तब यहां, तब यहां, तब यहां, तब यहां, तब यहां, तब यहां, और अल्टरनेट में है। कोई ऐसा नहीं कि अपोजिट है, जस्ट अपोजिट नहीं। यहां पे देखो, यहां है तो यहां आना चाहिए ना, तो नहीं, यहां पे आएगा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, अल्टरनेट में है। कैसा है? अल्टरनेट में है। A single leaf arise at each node, और हर नोड पे एक सिंगल लीफ अराइज हो रहा है। एज इन चाइना रोज। अल्टरनेट का एग्जांपल कौन सा है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अल्टरनेट का एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। कह रहा है इन अपोजिट टाइप्स अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर, एज इन कैलोट्रोपिस एंड गुआवा प्लांट्स। अपोजिट टाइप में देखें तो जो लीफ है वह एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां पे जरा गौर से देखो, यह लीफ है इसके जस्ट अपोजिट, या यह लीफ है इसके जस्ट अपोजिट, या यह लीफ है इसके जस्ट अपोजिट, या तो यह अपोजिट टाइप का लीफ है। और यह किसका एग्जांपल है? गुआवा का। किसका एग्जांपल है? गुआवा का। कैलोट्रोपिस में का भी एग्जांपल है और गुआवा का भी। कह रहा है इफ मोर देन टू लीव्स
arise at a node and form a hole, it is called whorl, as in Estonia. अगर दो से ज्यादा लीफ एक ही पॉइंट पर ग्रो करे और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में ग्रो करे तो उसको होल फाइलोटैक्सी कहेंगे, मतलब कि घुमा हुआ सा। यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट पे बहुत सारे लीफ है, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे लीफ है, कैसा है? होल फाइलोटैक्सी है। कैसा है? होल फाइलोटैक्सी। अब कह रहा है दी इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि अभी आपने देखा लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, यहां पर आपको दिखेगा कि फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है। किसका? फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है? कह रहा फ्लावर इज a flower is modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। जो फ्लावर है वह मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट कहने का मतलब कि सपोज कर लो यह स्टेम था और स्टेम का यह पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लावर में। तो शूट ही मॉडिफाई हो गया ना, शूट ही मॉडिफाई हो गया, इसलिए कह रहा फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। जहां पर shoot apical meristem जो टिश्यू था वह किसमें कन्वर्ट हो गया? वह किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्लोरल मेरिस्टेम में। कह रहा है इंटरनोड्स डू नॉट elongate and the axis gets condensed। जो इंटरनोड होता है दो नोड के बीच में इंटरनोड होता है तो वह इलोंगेट नहीं होगा और एक्सिस क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कब? जब फ्लावर बनेगा तब। कह रहा है द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। जो टॉप है, टॉप ऑफ द प्लांट है, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहा, फ्लावर आपको हमेशा टॉप ऑफ द प्लांट नजर आएगा। तो टॉप ऑफ द प्लांट जो है वह क्या करेगा? अल्टरनेटिवली फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा इंस्टेड ऑफ लीफ। जब फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है तो लीफ प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? यहां पे फ्लावर प्रोड्यूस होगा। कह रहा है द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब कि फ्लावर का पार्ट निकालेगा लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। जो लेटरल निकालेगा, एक दाएं एक बाएं एक दाएं एंटर बाएं, तो सक्सेसिव नोड्स पे, हर नोड पे टॉप पे। व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अगर मान लो कि कोई शूट टिप, इसकी बात कर रहा हूं, शूट टिप खुद को फ्लावर में कन्वर्ट कर ले तो वह फ्लावर हमेशा अकेला होगा, इसलिए उसको कह रहा है सॉलिटरी। क्या कह रहा है? सॉलिटरी। हमेशा कैसा होगा? अकेला होगा। कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। और यही जो अरेंजमेंट है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, उसे हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। कह रहा है डिपेंडिंग ऑन वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो, टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। जो अगर मान लो कि क्या वह जो टिप था क्या वह फर्दर ग्रो करेगा या ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ अब फ्लावर आ गया, ग्रोथ रुक जाएगा, उसके बेसिस पे दो टाइप का क्या होगा? इन्फ्लोरेसेंस होगा। कह रहा वेदर द अपेक्स गेट्स डेवलप्ड इनटू फ्लावर, अब फ्लावर में डेवलप हो गया, फर्दर ग्रो नहीं करेगा, और कंटिन्यूज टू ग्रो, या फिर फर्दर ग्रो करता रहेगा। टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस आर डिफाइंड। दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस है, पहला है रेसिमोज एंड दूसरा है साइमोज। कौन कौन सा? पहला है रेसिमोज और दूसरा है साइमोज। कह रहा है इन रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। इन रेसिमोज टाइप में क्या होता है? इन्फ्लोरेसेंस जो मेन एक्सिस होता है वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है? ग्रो करते रहता है, ग्रो करते रहता है। अगर कंटिन्यूअसली एक्सिस ग्रो करेगा तो फ्लावर कहां लगेगा? दाएं बाएं, लेटरली। कैसा लगेगा? दाएं बाएं, लेटरली। कह रहा है द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल वही वाला कि या तो एक्सिस ग्रो करता रहेगा ऊपर वाला, लेकिन फ्लावर ऐसे ऐसे लगेगा, दाएं बाएं लेटरली। कैसा? और उससे बोलेंगे एक्रोपेटल। क्या कहेंगे? एक्रोपेटल। कैसा? एक्रोपेटल। इन साइमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। जो साइमोज है वह मेन एक्सिस, इसका बात कर रहा है, ये मेन एक्सिस जो टिप है वही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स अब वो फर्दर ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर में कन्वर्ट हो गया टिप ऑफ द एक्सिस। द फ्लावर्स आर बोर्न इन एन
बेसिपेटल ऑर्डर। बेसिपेटल ऑर्डर कहने का मतलब कि एक ही साथ सारा क्या होगा, एक ही साथ सारा जाके फ्लावर ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे है कि लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे करके वो ग्रो करेगा, और यहाँ पे जो होगा लगभग लगभग आसपास ही सारा फ्लावर क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा आसपास से सारा। तो यह किसका एग्जाम्पल है, रेसिमोज का। किसका, रेसिमोज का। जहां पर यह क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रहा है, इसका एक्सिस कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रहा है। और यह जो टाइप है, यह जो टाइप है साइमोज टाइप का है। यहाँ पे देखो इसका मेन एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर भी इसका मेन एक्सिस फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर जो है वो मेन एक्सिस कैसा हो गया, फ्लावर में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं बेसिपिटल। क्या कहते हैं, देख रहे हो आसपास ही सारा फ्लावर ग्रो कर गया, और वहां पे क्या था, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, और वह सर्कुलर स्ट्रक्चर भी होता है, उसको कहा था हमने एक्रोपिटल। क्या कहा था, एक्रोपिटल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर, एंड दैट इज द फ्लावर। कौन सा है, फ्लावर। पानी पी लेता हूं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज द फ्लावर। करा अब हम देखने जा रहे हैं, यहां से करते, रुक जाओ। ऐसे ताली बजा दूंगा ना, एडिटिंग करते वक्त तो नजर आ जाता है कि यहाँ पे स्पाइक आया है साउंड में, मतलब कि यहाँ पे कुछ कट वगैरह लगाना। अब हम देखेंगे फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी तक आपने देखा सिंपल फ्लावर क्या होता है, वह अब हम देखेंगे कंप्लीट फ्लावर क्या होता है, उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। कह रहा है द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। मीन्स यह वह पार्ट है जिसके थ्रू एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। मीन्स ओवम और पॉलन ग्रेन का जो प्रोडक्शन करता है, कौन करता है, वह फ्लावर ही करता है। कौन करता है, फ्लावर ही कहता है। कह रहा है इट इज मींट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावर हमेशा किसके लिए मींट है, किसके लिए बना होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कह रहा है अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन swelling end of the stalk or pedicel called the thalamus or receptacle। कोई एक टिपिकल फ्लावर है, उसमें 4 होल्स होते हैं। पहला होता है सेपल, पेटल, कार्पेल एंड जो एंड्रोसियम। कौन सा, सेपल, पेटल, कार्पेल एंड एंड्रोसियम। 4 होल होते हैं, और वह जिसपे ग्रो कर रहा होता है ना, अभी हम देखेंगे, जिसपे ग्रो कर रहा होता है एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं थैलमस, या उसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। या तो उसे थैलमस कहेंगे, या अब कौन कौन सा होल होता है जरा देखो, वह होता है कैलिक्स, मीन सेपल का यूनिट, जो कैलिक्स का यूनिट होता है वह सेपल होता है। कोरोला, कोरोला का यूनिट होता है पेटल, जो मैंने बोला है। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स। यह जो है डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, लेकिन यह फ्लावर को प्रोटेक्शन देने का, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने का काम कौन करवाता है, वह करवाता है कौन, कैलिक्स और कोरोला। कौन करवाता है, कैलिक्स और कोरोला। कह रहा है while androsium and gynoecium are reproductive organs in some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct and termed as perianth। जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि लिली में कैलिक्स और कोरोला वह आपस में फ्यूज कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, और ऐसे, और जहां पे आप उसे डिस्टिंग नहीं कर सकते किसमें कैलिक्स कौन है, कोरोला कौन है, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरियंथ। कहां पे मिलेगा पेरियंथ आपको, लिली में। कहां पे मिलेगा, लिली में, जहां पर कैलिक्स और कोरोला क्या हो रहा है, फ्यूज कर जा रहा है। क्या हो जा रहा है, फ्यूज कर जा रहा है। When a flower has both androsium and gynoecium, it is bisexual। जब फ्लावर के पास दोनों एंड्रोसियम हो और गाइनोसियम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। मीन्स वह मेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकता है और वह फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस कर सकता है। A flower having either only stamen or only carpel is called unisexual। और सपोज कर लो कि कोई फ्लावर ओनली मेल फ्लावर है, मीन्स उसमें क्या होगा, सिंपल मेल गैमेट बनेगा या स्टेमन होगा उसमें, और कोई फ्लावर फीमेल फ्लावर है तो उसमें क्या होगा, कार्पेल होगा। तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यूनि मीन्स एक,
बाई मीन्स दो। क्या है? यूनि मीन्स एक और बाई मीन्स दो। अब हम देखें कि इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। सिमेट्री आपने पढ़ा था ना 4th चैप्टर में। जो सिमेट्री होता है कि किसी प्लेन में अगर उसको कट करे तो क्या वह 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसको हम कहेंगे सिमेट्री है। नहीं हो पाएगा तो उसको हम बोलेंगे एसिमेट्री। लेकिन सिमेट्री में भी 2 कैटेगरी, पहला है एक्टिनोमॉर्फिक और दूसरा है जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब कि किसी भी प्लेन में सेंटर के थ्रू काटो तो वह 2 इक्वल हाफ में कट जाना चाहिए। सेंटर के थ्रू हमेशा कहां से होना चाहिए? सेंटर के थ्रू, तो उसे बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन किसी भी पार्ट में अगर मान लो कि सिर्फ एक ही प्लेन में काट पाओ, जैसे इस फ्लावर को हम सिर्फ एक ही प्लेन में कट कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं हम जाइगोमॉर्फिक। कैसा कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। तो कह रहे हैं सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल और बायलेटरल आपको एनिमल किंगडम से पता चल जाएगा, जाके एनिमल किंगडम देखो, वहां पर रेडियल और बायलेटरल समझाया गया है कि अगर किसी भी प्लेन में कट कर पाए तो रेडियल सिमेट्री, अगर एक ही प्लेन में अगर कट कर पाए तो ऐसे सिमेट्री को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। कह रहा है व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन। कह रहा है when a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic। अभी मैंने समझाया कि अगर सेंटर से पास करो उसको कट को, और अगर किसी भी प्लेन में आप उसे डिवाइड कर पा रहे हो तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, धतूरा, चिली। कौन सा है एक्टिनोमॉर्फिक का? मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। कह रहा है when it can be divided into 2 similar halves only in one particular vertical plane, it is called zygomorphic। और अगर इसको सिर्फ एक ही प्लेन में आप डिवाइड कर पा रहे हो, अगर सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हो तो उसे हम कहेंगे जाइगोमॉर्फिक। क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। एग्जांपल है पी एंड गुलमोहर, बीन, कैसिया। जाइगोमॉर्फिक, सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड कर पा रहे हो। कह रहा है अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक irregular if it cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through the center of the x। I think cannot। अब कह रहा है कि किसी फ्लावर को अगर किसी भी प्लेन में आप डिवाइड नहीं कर पाओ, किसी भी प्लेन में, तो ऐसे फ्लावर को कहेंगे एसिमेट्रिक। क्या कहेंगे? एसिमेट्रिक कहेंगे। एग्जांपल है कैना। क्या है? कैना। एग्जांपल है कैना। कह रहा है अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस when a floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5। फ्लावर को हम ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस भी कहेंगे। मान लो कि 3 कैलिक्स हो, 3 कोरोला हो, 3 एंड्रोसेम हो, 3 गाइनोसेम हो, ऐसे फ्लावर को बोलेंगे ट्राइमेरस। 4 कैलिक्स हो, 4 कोरोला हो, 4 एंड्रोसेम हो, ऐसे फ्लावर को बोलेंगे टेट्रामेरस। अगर मान लो 5 कैलिक्स हो, 5 पेटल हो, 5 एंड्रोसेम हो, 5 गाइनोसेम हो, ऐसे फ्लावर को बोलेंगे पेंटामेरस। क्या कहेंगे? पेंटामेरस। Flowers with bracts, reduced leaf found at the leaf base of the pedicel are called bracteate and those without bracteate are called abracteate। अगर मान लो कि फ्लावर का बेस में, जहां से फ्लावर ओरिजिन हो रहा है, वहां पे छोटा सा लीफ हो, उसे ब्रैक्ट कहते हैं। अगर किसी फ्लावर के पास ब्रैक्ट है तो उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे, और अगर नहीं है तो उसे हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट। क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट। क्या कहेंगे? ई ब्रैक्टिएट। अभी इसका हम देखते हैं, यह जो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट से ये टॉपिक है, इस टॉपिक का डायग्राम है। वापस पहले इसको देख लेते हैं, फिर आके क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। छोटू बंद करो दोस्तों, कॉल आ रहा। अब हम देखेंगे जो अभी आपको मैंने डायग्राम बताया था, इस डायग्राम के जो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स है, मींस गाइनोसियम कहाँ पे है, एंड्रोसियम कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग कुछ नेम दिए गए हैं। उस नेम को हम कंसीडर करते हैं। जरा देखो,
कह रहा है बेस्ड, कह रहा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी एंड थैलमस, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड इपिगाइनस। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम के बेसिस पे फ्लावर को हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और इपिगाइनस में कन्वर्ट किया गया है। किसमें? इपिगाइनस में। कह रहा है इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। जो हाइपोगाइनस फ्लावर होता है उसमें आपको दिखेगा कि जो हाइपोगाइनस फ्लावर है गाइनोसियम ऑक्युपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन, जबकि अदर पार्ट्स जो है मींस जो एंड्रोसियम है, सेपल्स है, पेटल्स है, वो गाइनोसियम के नीचे रहता है। हाइपोगाइनस मीन्स गाइनोसियम के गाइनोसियम है तो गाइनोसियम के सब कुछ क्या है? नीचे है। क्या है? नीचे। इसका सिंबल ये होता है, आगे हम देखेंगे दोबारा। कह रहा है द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, एग्जांपल मस्टर्ड। और ऐसे मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। और ऐसे केस में जो ओवरी होता है, ऐसे केस में हम ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। कह रहा है इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज कॉल्ड पेरीगाइनस। क्या है? पेरीगाइनस। यहाँ डायग्राम से समझो, ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ ये समझो कि हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस का क्या है। पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर नीचे जाकर समझाऊंगा। कि जरा देखो, यह ओवरी है, यह वाला पोर्शन ओवरी है, यह इसका एंड्रोसियम है, यह इसका पेटल्स है और इसका यह सेपल्स है। तो गौर से देखो कि ओवरी के नीचे है सब। यहाँ एंड्रोसियम नीचे है, फिर पेटल्स नीचे है और फिर इसका सेपल्स नीचे है। तो और ओवरी क्या है? सबसे ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पे ओवरी को सुपीरियर ओवरी बोला, लेकिन इससे स्ट्रक्चर को हमने बोला हाइपोगाइनस। क्यों? क्योंकि गाइनोसियम के नीचे सब है और ओवरी सुपर है, इसलिए इसको ऊपर है, इसलिए इसको सुपीरियर ओवरी बोला। लेकिन यहाँ पे देखो जो ओवरी है वह क्या है, और जो इसका एंड्रोसियम है, पेटल्स है, सेपल्स है, वो लगभग आपको एक प्लेन में आपको नजर आ रहा है। मीन ओवरी का पूरा पार्ट, मेजर पार्ट नीचे है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है कि एक प्लेन में नजर आ रहा है। मेन पार्ट तो नीचे है, लेकिन पूरा ओवरी की बात कर रहा हूं तो एक प्लेन में नजर आ रहा है। ऐसे कंडीशन को, या ये दोनों कंडीशन को सेम ही है लगभग, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पेरीगाइनस। क्या कहते हैं? पेरीगाइनस। और यहाँ पे आप देखोगे कि ओवरी जो है एकदम नीचे चला गया है, यहाँ फ्यूज कर गया है, और इसका पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोसियम यह सब ऊपर हो गया है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इपिगाइनस। गौर से देखो, हाइपोगाइनस मीन्स सारे गाइनोसियम के नीचे, पेरीगाइनस लगभग एक रिम पे, मतलब कि एक प्लेन में है लगभग सब, यहां से लेके यहां तक की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे देखो ओवरी नीचे जा चुका है, ओवरी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे ओवरी होगा इंफीरियर ओवरी, यहाँ पे होगा सुपीरियर ओवरी, और यहाँ पर इसको हम कहते हैं हाफ इंफीरियर। आगे लिखा होगा, अब देखना। हाफ इंफीरियर। जरा यहां से देखो, करा बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम, in respect of ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous, epigynous. The hypogynous flower gynosium occupies the highest position while the other parts situated below it. अभी मैंने बताया gynosium ऊपर रहेगा, बाकी पार्ट्स क्या है? नीचे रहेगा। The ovary in such flowers is said to be superior. और ऐसे केस में जो ओवरी है वह क्या कहलाएगा? सुपीरियर कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? सुपीरियर। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। कह रहा है इफ गाइनोसियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ थैलमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे हो तो ऐसे केस को हम कहेंगे पेरीगाइनस। क्या कहेंगे? पेरीगाइनस। द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। और यहाँ पर ओवरी को हम क्या कहेंगे? हाफ इंफीरियर ओवरी कहेंगे। एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड पीच। किसका? प्लम, रोज एंड पीच। कह रहा है इन इपिगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ थैलमस ग्रोज अपवर्ड including the ovary completely and getting fused with it. The other parts of flower arise above the ovary, hence the ovary is said to be inferior, as in flowers of guava and cucumber and the ray florets of the sunflower. जो inferior ovary है, जो कि inferior ovary है और epigaynous है, उसमें जो गाइनोसियम है वह फ्यूज हो चुका है, वह नीचे जा चुका है। वह कहाँ जा चुका है? नीचे जा चुका है। और बाकी सारे जो फ्लोरल पार्ट्स है वह ऊपर है। किसके? ओवरी के। किसके? ओवरी के।
अब यह जो फ्लावर आपने देखा, उस फ्लावर का जो 4 पार्ट्स था, और उस 4 पार्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे। यह जो फ्लावर आपने देखा, उस फ्लावर का जो 4 पार्ट्स था उसको हम एक एक करके देखेंगे। जरा देखना, कह रहा है ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल होल्स, एग्जांपल कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। 4 होल्स होते हैं, सबसे पहला कैलिक्स, तब कोरोला, तब एंड्रोसियम और तब गाइनोसियम। कैलिक्स को जरा देखो क्या है, कह रहा है द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। जो कैलिक्स है वह आउटर मोस्ट होल है फ्लावर का, और यहाँ पे जो मेंबर है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसके मेंबर को, उसके यूनिट को सेपल्स कह रहे हैं। जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब फूल खिलने वाला होता है ना, जब वो बड स्टेज में होता है ना, तो आप देखोगे कि एक ग्रीन स्ट्रक्चर उसको कवर कर रहा होता है, उसी को हम कहते हैं सेपल्स। क्या कहते हैं? सेपल्स। कह रहा है द कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस, सेपल्स यूनाइटेड और पॉलीसेपल्स, सेपल्स फ्री। जो कैलिक्स है, अगर मान लो कि सारे के सारे कैलिक्स फ्यूज कर गए, आपस में जुड़ गए, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे हम गैमोसेपेलस। लेकिन सभी सेपल्स फ्री है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसेपेलस। क्या कहेंगे? पॉलीसेपेलस। नेक्स्ट है कोरोला। कौन सा है? कोरोला। नेक्स्ट है कोरोला। कह रहा है कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। किसका? पेटल्स। मींस कोरोला का यूनिट क्या है? पेटल्स है। कैलिक्स का यूनिट क्या था? सेपल्स था। कह रहा है पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। आप जनरली पेटल्स का जो देखोगे वह कलरफुल होता है। क्यों? क्योंकि वह इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए। कह रहा है लाइक कैलिक्स, कोरोला में ऑल्सो भी गैमेपेटलस, पेटल्स यूनाइटेड और पॉलीपेटलस, पेटल्स फ्री। जो कैलिक्स कोरोला जो की तरह इसका जो पेटल्स है वह भी आपस में फ्यूज हो सकता है, ऐसे कंडीशन को गैमोपेटलस कहेंगे। और अगर पेटल्स फ्री है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अगर फ्यूज्ड है तो गैमोपेटलस, और अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस। क्या कहेंगे? पॉलीपेटलस। कह रहा है द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। obvious सी बात है, इसका शेप और कलर वेरी करेगा अलग अलग प्लांट में। कोरोला मे बी ट्यूबुलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड हुल शेप्ड। मींस किसी भी शेप का कोरोला हो सकता है, लेकिन इसका खास बात क्या है कि यह कलरफुल होगा। कैसा होगा? कलरफुल होगा। खास बात इसका है कि यह कैसा होगा? कलरफुल होगा। नाउ यू सी एस्टिवेशन। क्या है? एस्टिवेशन। जो कैलिक्स, जो कोरोला, जो सेपल्स, जो पेटल्स, जो एंड्रोसियम, जो आई मीन कैलिक्स, कोरोला है, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो आपने 4 पार्ट पढ़ा ना, वह 4 पार्ट आपस में कैसे अरेंज्ड है उसको हम बोलेंगे एस्टिवेशन। क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। वह चारों पार्ट आपस में किस तरीके से अरेंज है उसको कहेंगे एस्टिवेशन। देखो, जिसपे फ्लावर लगा हो उसको कहेंगे पेडिसेल। यह सबसे पहला पार्ट है इसलिए इसको बोल दिया कैलिक्स। जो कलरफुल पार्ट है उसको बोल दिया कोरोला। जो मेल वाला पार्ट है उसको बोल दिया एंड्रोसियम, और जो फीमेल वाला पार्ट है उसको हमने बोल दिया गाइनोसियम। क्या कह दिया? गाइनोसियम। और कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है एंड गाइनोसियम है। अलग अलग करके आपको दिखा गया। कह रहा है द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल वर्ड with respect to other members of the same horde is known as estivation। जो सेपल्स पेटल्स जो आपस में किस तरीके से अरेंज्ड है उसे हम बोलेंगे एस्टिवेशन। क्या कहेंगे? एस्टिवेशन। द मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड एंड इम्ब्रिकेट। जो मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन है उसको क्या कहेंगे? वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है एंड इम्ब्रिकेट है। जरा देखो क्या कहता है, यहीं से देखो। जो मेन टाइप का एस्टिवेशन है कौन कौन सा है? वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। कौन सा है? वेक्सिलरी एंड वेक्सिलरी। कह रहा है व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग एज इन कैलिट्रोपिस, इट इज सेड टू बी वॉल्वेट। क्या कहलाता है? वॉल्वेट कहलाता है। मींस कैलिक्स और कोरोला मान लो कि आपस में अरेंज तो है, लेकिन जरा गौर से देखो कि बस एक दूसरे को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ऐसे करके टच कर रहा है। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम बोलेंगे वॉल्वेट। क्या कहेंगे? वॉल्वेट। सेपल्स और पेटल्स कोई भी हो सकता है। यहाँ पे किसका दिखलाया हुआ? यहाँ पे आपको पेटल्स का दिखलाया। सेपल्स की भी ऐसी ही बात होगी कि बस टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच कर रहा है। एग्जाम्पल किसमें? कैलोट्रोपिस में है ये, और इसे क्या कहेंगे? वॉल्वेट।
कह रहा है इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन शोन इज इन चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। अगर एक मार्जिन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, यहां से गौर से देखो, एक मार्जिन दूसरे को क्या करे, ओवरलैप करे, तो इसको कहेंगे ट्विस्टेड। लेकिन ट्विस्टेड में खास बात यह है कि एक पैटर्न में हो रहा है। इसको अगर गौर से देखो तो यह ओवरलैप हो भी रहा है और कर भी रहा है, यह भी ओवरलैप हो भी रहा है या कर भी रहा है, यह भी हो भी रहा है और कर भी रहा है, यह हो भी रहा है और कर भी रहा है। एक खास पैटर्न में ओवरलैप कर रहा है और इसको क्या कहेंगे, ट्विस्टेड। क्या कहेंगे, ट्विस्टेड। कह रहा है इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन कैसियानगुल मोहर, द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। अगर सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप तो करे लेकिन किसी पर्टिकुलर वे में नहीं करे, कहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, यह इसका क्या है, यह दोनों क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे दोनों ओवरलैप हो रहा है, बस किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप हो रहा है, तो उस टाइम क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट। क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट कहेंगे। कह रहा है इन पी एंड बी इन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट इज द स्टैंडर्ड ओवरलैप्स। या जो पी एंड बीन फ्लावर होते हैं उसमें 5 पेटल्स होते हैं और सबसे जो बड़ा वाला होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड। ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को, विंग्स को, और यह 2 को ओवरलैप करता है, इन दोनों को कहते हैं विंग्स। क्या कहते हैं, विंग्स। व्हिच इन टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स किल, और उसके बाद जो 2 छोटे छोटे हैं उसको वह ओवरलैप करता है और उसे हम कहते हैं किल। कह रहा है दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेक्सिलरी और पेपिलिनोसियस। और ऐसे टाइप का एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्सिलरी और पेपिलिनोसियस। क्या कहते हैं, वेक्सिलरी और पेपिलिनोसियस। क्या कहते हैं, वेक्सिलरी और पेपिलिनोसियस। अब गौर से देखो, अब है एंड्रोसियम। क्या है, एंड्रोसियम मीन्स अभी आपने क्या देखा, कैलिक्स, कोरोला सब देख रहे हैं। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख रहे हैं और उसका नाम है एंड्रोसियम। क्या नाम है, एंड्रोसियम। कह रहा है एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन्स। जो एंड्रोसियम है उसका यूनिट क्या होता है, वह होता है स्टेमेन। क्या होता है, स्टेमेन। कह रहा है ईच स्टेमेन व्हिच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक, फिलामेंट एंड एन एंथर। जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन ऐसा होता है, ऐसे नहीं, ऐसा होता है स्टेमेन। स्टेमेन तो एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। यह स्टेमेन है, एंड्रोसियम है। ईच स्टेमेन व्हिच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक। यह स्टॉक कहलाता है। क्या, या इसी को फिलामेंट कहते हैं, इस वाले पोर्शन को स्टॉक या फिलामेंट कहते हैं। एंड एन एंथर, और इसको हम एंथर, जो टॉप ऑफ द पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं। ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड। इसमें 2 लोब होते हैं, एक या 2 लोब होते हैं। ईच लोब हैज 2 चेंबर्स, और दोनों में 2-2 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 1-2-1-2, 2-2 चेंबर होते हैं। दी पोलन सैक्स, उसे पोलन सैक्स कहते हैं, उसी को पोलन सैक कहते हैं। दी पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक, और स्टेराइल स्टेमेन इज कॉल्ड स्टेमिनोर। और जो पोलन ग्रेन होता है इसी पोलन सैक में प्रोड्यूस होता है, और ऐसा पोलन स्टेमेन जो कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता है, ऐसे स्टेमेन को कहते हैं स्टेमिनोड। क्या कह लेते हैं, स्टेमिनोड। क्या कहलाता है, स्टेमिनोड। Now let's see, कह रहा है the stamens of flower may be united with other members such as petals or among themselves। कह रहा है stamens of flower जो है वह यूनाइट हो सकता है अदर मेंबर्स के साथ, जैसे कि पेटल के साथ फ्यूज कर गया, या सेपल्स के साथ, कैलिक्स के साथ फ्यूज कर गया। तो क्या है कि when stamens are attached to petals they are called epipetalous as in brinjal। मान लो कि वह क्या किसके साथ फ्यूज कर गया, पेटल के साथ स्टेमेन, तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे इपीपेटलस। ब्रिंजल उसका एग्जांपल है। और इपीफाइलस व्हेन अटैच्ड टू दी पेरियंथ एज इन फ्लावर्स ऑफ लिली। याद है सेपल्स और पेटल्स अटैच हो जा रहा था पेरियंथ, और से पेरियंथ कहा था किसमें, लिली में। और मान लो कि उसमें एंड्रोसियम भी अटैच हो गया, तब उसे क्या कहेंगे, इपीफाइलस। क्या कहेंगे, और एग्जाम्पल कौन है उसका, लिली। कौन सा है, लिली। कह रहा है द स्टेमेन इन ए फ्लावर मे इधर रिमेन फ्री पॉलीएंड्रस और मे बी यूनाइटेड इन वेरिंग डिग्रीज। अगर सारे स्टेमेन फ्री है तो उसे कहेंगे पॉलीएंड्रस, और अगर सारे फ्री है तो ठीक है पॉलीएंड्रस। कह रहा है द स्टेमेन मे बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और वन बंडल, उसे मोनोएडल्फस कहेंगे। अगर एक बंच में बना हो तो उसे एक गुच्छा हो किसी स्टेमेन का तो उसे मोनोएडल्फस कहेंगे। कौन कौन सा है, एज इन चाइना रोज
और 2 bundles diadelphous as in P or into more than 2 bundles polyadelphous as in citrus। अगर मान लो कि एक ही बंडल हो तो उसे क्या कहेंगे, मोनोएडल्फस। और अगर 2 बंडल हो तो डाइएडल्फस, जैसे कि P में हो सकता है, और into more than 2 bundles, और उसे हम कहेंगे पॉलीएडल्फस। क्या कहेंगे, पॉलीएडल्फस as in citrus। There may be variation in the length of filaments within a flower as in salvia and mustard। वेरिएशन तो आ सकता है फिलामेंट में, जो फिलामेंट है छोटा बड़ा भी हो सकता है एक ही प्लांट में, मतलब कि जो स्टेमन है एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है। कौन कौन सा है, साल्विया है एंड मस्टर्ड है। कौन कौन सा है, साल्विया है एंड मस्टर्ड है। नाउ द नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट इज द गाइनोसियम। कौन सा है, जो नेक्स्ट फ्लोरल पार्ट है वह है गाइनोसियम। कौन सा, गाइनोसियम। जरा गौर से देखो, गाइनोसियम क्या होता है, वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कह रहा है गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल्स। गाइनोसियम जो है वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और बना हुआ हो सकता है किससे, एक या एक से ज्यादा कार्पेल के। किससे, एक या एक से ज्यादा कार्पेल के। कह रहा है अ कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स नेमली स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो कार्पेल बना होता है, वह जो कार्पेल होता है, वह जो कार्पेल बना होता है किसका बना होता है, वह कार्पेल बना होता है या स्टिग्मा है या स्टाइल है और या ओवरी है। 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कह रहा है द ओवरी इज लार्ज बेसल पार्ट ऑन व्हिच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब द स्टाइल। यह जो ओवरी है वो लार्ज इलोंगेटेड पार्ट है और इसके ऊपर क्या है, स्टाइल है। कौन सा है, स्टाइल है, और इसको हम बोलेंगे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा। द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवरी टू द स्टिग्मा। और फर्दर स्टाइल किससे कनेक्ट होता है, स्टिग्मा से। किससे, द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। यह जो स्टिग्मा है वह यूजुअली क्या होता है, टिप ऑफ द स्टाइल होता है, और यही पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। कौन करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। Each ovary bears 1 or more ovules attached to flattened cushion-like placenta। वह यह जो ओवरी होता है एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होता है, इसकी बात कर रहा है। अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल कहते हैं, और किससे जो अटैच टू ए फ्लैटेंड, और किसी से अटैच रहता है एक स्ट्रक्चर से, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। When more than 1 carpel is present, they may be free। अगर एक से ज्यादा कार्पेल फ्री प्रेजेंट होगा तो फ्री भी हो सकता है और साथ में ज्वाइंट भी हो सकता है। एग्जाम्पल है एज इन लोटस एंड रोज एंड आर कॉल्ड एपोकार्पस। उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे अगर फ्री रहेगा तो। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पल्स आर फ्यूज्ड। उसे हम सिनकार्पस कहेंगे अगर उसके सारे कार्पल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे तो। एज इन मस्टर्ड एंड टोमेटो, उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टोमेटो। कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स एंड ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो यह ऊपर वाला पार्ट सीड में डेवलप हो जाएगा, और अंदर में जो ओव्यूल है, सॉरी, ऊपर वाला पार्ट फ्रूट में डेवलप हो जाएगा, और अंदर वाला पार्ट किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। किस में, सीड में। किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में, सीड में। अब जरा देखो नेक्स्ट टर्म है दैट इज द प्लेसेंटेशन। क्या है, प्लेसेंटेशन। कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। वह जो ओवरी में ओव्यूल था, जैसे कि वह ओवरी में क्या था, ओव्यूल जो था, ओवरी में ओव्यूल जो था, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, और यह किस तरीके से अरेंज है किसी ओव्यूल ओवरी में, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। कह रहा है दी प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स नेमली मार्जिनल। पहला है मार्जिनल, उसके बाद है एक्जाइल, उसके बाद है पेराइटल, उसके बाद है बेसल, उसके बाद है सेंट्रल एंड उसके बाद है फ्री सेंट्रल। कह रहा है इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स ए रिज along the ventral suture of the ovary and ovules are born on this ridge forming 2 rods as in P। मार्जिनल में क्या होता है कि जो मार्जिनल में है प्लेसेंटा जो होता है क्या होता है कि प्लेसेंटेशन जो होता है वो रिज के लॉन्ग, मतलब कि एक लाइन के लॉन्ग ग्रो करता है, लाइन के लॉन्ग ग्रो करता है। ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बोर्न रिज एंड फॉर्मिंग 2 rods।
ये यहाँ पे जरा देखो जो पी है, यह गौर से देखो एक लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन के अलोंग यह ग्रो कर रहा है। जब मटर के दाने को आप खोलते होगे तो आपको दिखता होगा उसमें दो रॉ होता है, एक लेफ्ट साइड वाला में, एक राइट साइड वाला में, मीन्स दो राउंड बनाता है और ये मार्जिन पे ग्रो कर रहा है। यह जो है ना, यह ओव्यूल है, यह ओव्यूल है, और यह जिससे जुड़ा हुआ है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, जिससे जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। यह जिससे जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और यह क्या है, ओव्यूल है, और यह मार्जिन के अलोंग है। किसके, मार्जिन के अलोंग, इसलिए इस प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, मार्जिनल। क्या कहते हैं, मार्जिनल। ओके, इस प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, मार्जिनल। अब जरा देखो नेक्स्ट, इस प्लेसेंटेशन को कहते हैं मार्जिनल। कह रहा है मार्जिनल, एग्जांपल है पी, when placenta is axial and ovules are attached to it in multilocular ovary, the placentation is said to be axial। जब प्लेसेंटा जो होता है एक्सियल हो और ओव्यूल्स जो होता है अटैच्ड टू मल्टीलोकुलर ओवरी। यहाँ पे जरा गौर से देखो कि यह एक्सियल है, मतलब कि एकदम सेंटर पे है। कैसा है, सेंटर पे है, और बहुत सारा लोक्यूल है। लोक्यूल मीन्स मतलब कि खाना, 1 2 3, वो स्पेस जो बटा हुआ हो उसको लोक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, लोक्यूल कहेंगे। तो एग्जाम्पल कौन सा है इसका, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। When the placenta is axial and ovules are attached to it multilocular ovary, the placenta is said to be axial। China rose, tomato and lemon। In parietal placentation, अब parietal की बात हो रही है, the placentation, the ovules develop on the inner wall of ovary और पेरीफेरी। यहाँ पे गौर से देखो जो ओव्यूल है वह कहाँ पे, पेरीफेरी पे या इनर वॉल में ग्रो कर रहा है। यहाँ पे सेंटर में ग्रो कर रहा है और डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और भी पार्ट में हो सकते हैं। तो इसलिए उसको एक्साइल बोला, क्योंकि एक्सिस पे है, और यहाँ पे देखो पेरीफेरी पे है, सर्कमफ्रेंस पे है, इसलिए उसको क्या बोल दिया हमने, पेराइटल। क्या कहा, पेराइटल। कह रहा ओवरी इज वन चेम्बर्ड बट इट बिकम्स 2 चेम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। यहाँ पे आप गौर से देखो, जनरली तो ओवरी 1 ही चेम्बर होता है, लेकिन एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि 2 चेम्बर है। और एग्जाम्पल कौन सा है इसका, मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। कह रहा है when ovules are born on central axis and septa are absent as in dianthus, the primrose placentation is called free central। जब ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे एकदम बीचों बीच ग्रो हो और प्लेसेंटा जो इसका जो डिवाइड होता है, जो सेप्टा है, सेप्टा मीन्स ऐसा कि जो डिवाइड करे हुआ एब्सेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं, फ्री सेंट्रल। मीन्स यह पेरीफेरी से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, पेरीफेरी से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ओव्यूल को, ओवरी को क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल। क्या कहेंगे, फ्री सेंट्रल। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। यहाँ पर क्या होगा, बेस से प्लेसेंटा डेवलप होगा, बेस से, और इसको हम बोलेंगे बेसल प्लेसेंटेशन। क्या कहेंगे, बेसल प्लेसेंटेशन। Now the next unit that we have to study of this chapter and that is the fruit। कौन सा है, fruit। कह रहा है fruit, the fruit is characteristic feature of flowering plants। It is mature or ripened ovary developed after fertilization। If जो fruit है वह ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होगा। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फ्रूट है वह किस में कन्वर्ट होता है, वह फ्रूट होता है, वो एक्चुअली ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में। इफ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो कर जाए तो ऐसे फ्रूट को बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कह रहा है जनरली द फ्रूट कंसिस्ट्स ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स। जनरली जो फ्रूट होता है उसका वॉल से बना होता है और सीड होता है। एक फ्रूट में वॉल नजर आएगा और सीड नजर आएगा। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लेसी। जो उसका ऊपर वाला लेयर होता है वह ड्राई भी हो सकता है और फ्लेसी भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, फ्लेसी भी। When pericarp is thick and fleshy, it is differentiated into outer epicarp, the middle mesocarp and inner endocarp। अगर पेरिकार्प थिक हो और फ्लेसी हो तब वह 3 पार्ट में डिवाइड होगा वह पेरिकार्प। पहला को एपिकार्प बोलेंगे आउटर वाले को, बीच वाले को मेसोकार्प और अंदर वाले को बोलेंगे एंडोकार्प। क्या कहेंगे, एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट
द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। क्या है? ड्रूप। क्यों? क्योंकि इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, मीन जो इसका जो मेसोकार्प है या जो एपिकार्प, जो इसका पेरिकार्प है वो डिवाइडेड है एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ड्रूप फ्रूट। क्या कहेंगे? ड्रूप फ्रूट। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। मोनोकार्पिलरी मीन्स क्या है? एक ही कार्पेल होता है, मीन्स एक ही कार्पेल होता है इसके पास, और सुपीरियर कार्पेल मीन्स गाइनोसियम की बात कर रहा है, और सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी अभी हम देखेंगे, मीन्स ऐसा होगा। सुपीरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस की बात कर रहा है, बाकी सब नीचे और ओवरी ऊपर, इसलिए सुपीरियर ओवरी है। एक क्या होता है अभी दोबारा बताऊंगा। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू, जो मैंगो आप जो देखते हैं उसमें आपको पेरिकार्प किस में नजर आएगा? एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में पूरा का पूरा नजर आता है। एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प में पूरा का पूरा नजर आता है। Divided into outer thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp and inner stony hard endocarp. In coconut, which is also a drupe, the mesocarp is fibrous. तो यहाँ पर आपको मेसोकार्प जो होता है वो एडिबल होता है, किसमें? मैंगो में। लेकिन यहाँ का जो मेसोकार्प होता है वो कैसा होता है? कोकोनट का, वो हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड होता है। अब जो एक आखिरी स्ट्रक्चर बच गया इस चैप्टर का, वह है सीड। क्या है? सीड है। कौन सा है? सीड है। कह रहा है द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। जो ओव्यूल है, अभी जो ओवरी फर्टिलाइज होकर क्या बनाया था? वो फ्रूट बनाया था, और ओव्यूल फर्टिलाइज होकर क्या बनाएगा? मैच्योर होके सीड बनाएगा। क्या बनाएगा? सीड। कह रहा है अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। जो सीड है वह किससे बना होता है? वह बना होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। किससे? सीड कोट से एंड एम्ब्रियो से। करा द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रायनल एक्सिस एंड वन और टू कोटिलिडॉन। जो एम्ब्रियो है वह बना हुआ है किससे? यहां से गौर से देखो, वह बना हुआ है एक एक्सिस से, इसकी बात कर रहा है, एक एक्सिस से। ठीक है, जो बना हुआ एक्सिस है एम्ब्रायनल एक्सिस। अगर मान लो कि मोनोकॉट है तो एक ही होगा, डाइकोट होगा तो दो। जो कोटिलिडॉन है उसकी बात कर रहा हूं, कोटिलिडॉन। द एम्ब्रायनल इज मेड ऑफ रेडिकल, आई मीन रेडिकल जिससे रूट ग्रो करता है, एंड एम्ब्रायनल एक्सिस, एक्सिस मीन्स ऊपर नीचे की बात कर रहा है। वन मतलब कि जो मोनोकोट होगा उसमें वन कोटिलिडॉन होगा, और दो डाइकोटिलिडॉन होगा तो उसमें दो कोटिलिडॉन होगा, दो कोटिलिडॉन होगा। तो मोनोकोट का एग्जांपल है व्हीट और मैज, और डाइकोटिलिडॉन का एग्जांपल है ग्राम एंड पी। तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड देखते हैं। कह रहा है द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट। जो सीड को सबसे ऊपर से कवर करेगा उसे हम कहेंगे सीड कोट। क्या कहेंगे? सीड कोट। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। जो सीड कोट होता है उसका भी दो लेयर होता है, ऊपर वाले को टेस्टा कहते हैं और नीचे वाले को टेगमेन। मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर उसकी बात कर रहा हूं, उसको दो लेयर है, टेस्टा एंड टेगमेन। द हाइलम इज a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit। जो हाइलम होता है एक छोटा सा ओपनिंग होता है एक्चुअली, आई मीन सॉरी ओपनिंग नहीं, इससे जो कनेक्टेड रहता है जो प्लेसेंटा से ना, वो छूट जाता है एक स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं हाइलम। और माइक्रोपाइल एक छोटा सा ओपनिंग होता है जहां से वाटर इंटर करता है और तब जाके यह सीड जर्मिनेट करता है। अबव द हाइलम इज ए स्मॉल पोर कॉल्ड द माइक्रोपाइल। जब हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसी माइक्रोपाइल से वाटर इंटर होता है, और वाटर इंटर होकर यह सीड जर्मिनेट करता है। Within the seed coat is embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledon। एक एम्ब्रायनल एक्सिस है और दो कोटिलिडॉन। अभी बताए, एक कोटिलिडॉन या दूसरा कोटिलिडॉन या। द कोटिलिडॉन्स आर ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। यह जो कोटिलिडॉन है हमेशा क्या होगा? ऑफन फ्लेशी होगा, और यह इसी में फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर रहता है जो कि एम्ब्रियो को ग्रो करने में मदद करता है। At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and the plumule। आप गौर से देखो, जो दो एंड है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, ये वाला ऊपर वाले को प्लूम्यूल बोल दिए और नीचे वाले को रेडिकल बोल दिए। प्लूम्यूल से शूट निकलेगा और रेडिकल से रूट निकलेगा। इन सम सीड्स such as castor, the endosperm formed as a result of dual fertilization is a food storing tissue and called the endospermic seeds। आप 12th क्लास में पढ़ोगे कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं
वहां पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक एग को फर्टिलाइज करता है और एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को, एक्चुअली पोलर न्यूक्लियाई को, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। एंडोस्पर्म कहने का मतलब रिजर्व फूड रहता है, जो कि जो एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। तो वह क्या करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म बनेगा, जो कि सीड का स्टोर्ड फूड होता है। कैसा स्टोर्ड फूड? इन प्लांट्स सच एज bean, gram and pea, the endosperm is not present in the mature seeds and such seeds are called non-endospermous। और कई सारे ऐसे सीड्स होते हैं जैसे ग्राम, पी, बीन, यह क्या है कि वहां पर जो एंडोस्पर्म है वह परसिस्ट नहीं करता है, वो खत्म हो जाता है, और ऐसे सीड को भी हम क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस। क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस। तो हमने डाइकोट का देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड्स। किसका? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड्स। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड्स कह रहा है जनरली द मोनोकोटिलिडनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। जो मोनोकोटिलिडनस सीड्स होते हैं वह जनरली आपको एंडोस्पर्मिक नजर आते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं ऑर्किड वगैरह के, उनके जो सीड्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, इन द सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, seed coat is the membranous and generally fused with the fruit wall। जो इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज, जो सीड कोट होता है वह कैसा होता है? मेम्ब्रेनस होता है, और फ्रूट वॉल से वह क्या हो जाता है? सीड कोट फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? मतलब कि जुड़ जाता है। सीड कोट से, सीड कोट का मेम्ब्रेनस होता है और वह फ्रूट वॉल से क्या करता है? फ्यूज हो जाता है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। जो एंडोस्पर्म होता है उसका क्या होता है? ज्यादा बड़ा होता है और फूड को स्टोर करता है, ताकि वह एम्ब्रियो को, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, उसको मदद कर सके ग्रो होने में, जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस ना कर सके। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेसिस लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। यहाँ पे आपको दिखेगा जो आउटर कवरिंग है वह क्या करता है? सेपरेट करता है बाकी लेयर को, और यह प्रोटीनेसिस लेयर है और इसे बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं? यह मोनोकोटिलिडनस सीड्स का स्ट्रक्चर है, एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो होता है इसका स्मॉल होता है, और कहाँ पे सिचुएटेड होता है? एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। कहीं यहाँ पर आपको एम्ब्रियो इसका सिचुएटेड होते हुए नजर आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शिल्ड शेप्ड कोटिलिडॉन नोन एज स्क्यूटुलम। यह जो है एक पूरा स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं? एक लार्ज और शिल्ड शेप, मींस किसी चीज से प्रोटेक्टेड है, उसे हम कह रहे हैं स्क्यूटुलम। एंड शॉर्ट एक्सिस विथ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? जो प्लूम्यूल, ये जो प्लूम्यूल, यहाँ पे प्लूम्यूल दिखेगा और यहाँ रेडिकल दिखेगा। ठीक है, रेडिकल से क्या निकलेगा? रूट, और प्लूम्यूल से शूट। और प्लूम्यूल, रेडिकल को जो कवर करेगा वो क्लूरिजा, और प्लूम्यूल को जो कवर करेगा वो क्या है? क्लिप्टाइल। क्या है? क्लिप्टाइल। The plumule and radicle are enclosed in sheath which are called cliptile and chloroza respectively। sheath means covering की बात कर रहा है। तो क्लिप्टाइल कवर कर रहा है प्लूम्यूल को, और क्लोरोजा कवर कर रहा है रेडिकल को। और यह जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको एम्ब्रियो बोला। इस एम्ब्रियो को क्या बोला हमने? स्क्यूटुलम। क्या कहा? स्क्यूटुलम। अब जरा गौर से देखो, यह आखिरी पार्ट है आपके इसका, कि यह जो प्लांट्स होते हैं, यह जो सेपल्स था, पेटल्स था, एंड्रोसियम था, गाइनोसियम था, इन सभी को किसमें हम कन्वर्ट करेंगे? फ्लोरल फॉर्मूला में। क्या किसमें कन्वर्ट करेंगे? सबको एक सिंबल असाइन कर देंगे, और सिंबल असाइन करने के बाद अगर मान लो कि किसी फ्लावर में मुझे 4 सेपल्स दिख रहा है तो उसको के से 4 K4 लिख देंगे। तो ये आसान है। जरा गौर से देखो, यह आखिरी पोर्शन है, यह आखिरी पोर्शन है। कह रहा है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। कह रहा है वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आप यूज कर सकते हैं किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ इन ए सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस। अगर डिस्क्रिप्शन सिंपल हो, साइंटिफिक हो, और उसको प्रॉपर सीक्वेंस में अगर आप प्रेजेंट करो तो उसको यूज किया जा सकता है। द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विथ इट्स हैबिट, वेजिटेटिव कैरेक्टर, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, and then floral characters in fluorescence, the flower parts। जो प्लांट है वो डिस्क्राइब किया जाता है इन द बिगिनिंग, कहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, हैबिटेट उसका कैसा है, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है,
और उसके बाद हम फ्लोरल कैरेक्टर्स पे जाते हैं, मीन्स उसके फ्लावर पार्ट्स पे। लेकिन हम यहाँ पर जो फोकस करेंगे वह हम रूट स्टेम लीफ पे अभी नहीं फोकस करेंगे, इसके फ्लोरल पार्ट्स पे फोकस करेंगे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। जब आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे फ्लोरल पार्ट्स को, तो एक डायग्राम और एक फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया, किसके लिए? फ्लावर के लिए। किसके लिए? फ्लावर के लिए। द फ्लोरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। कुछ कुछ सिंबल दे दिया गया, जैसे बताता हूं। इन द फ्लोरल फॉर्मूला BR स्टैंड्स फॉर ब्रैक्टिएट। याद है, फ्लावर के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, उसको ब्रैक्टिएट बोला। तो अगर वो लीफ है तो उसको BR से डिनोट कर देंगे, नहीं है तो सिंपल छोड़ देंगे, तब पर भी चलेगा। K स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। जो आउटर मोस्ट लेयर था, कवरिंग था फ्लावर का, वह कौन सा था? कैलिक्स। और इसे किससे लिख दिए? K से। C फॉर कोरोला। जो पेटल्स था, जो कोरोला था, उसका नाम दे दिए C से। और P फॉर पेरियंथ। मान लो कि जो कैलिक्स और कोरोला फ्यूज कर गया है, और उसको क्या नाम दे देंगे? P, पेरियंथ। क्या नाम दे देंगे? पेरियंथ। A फॉर एंड्रोसियम एंड G फॉर गाइनोसियम। जो मेल पार्ट है एंड्रोसियम से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो फीमेल पार्ट है उसे गाइनोसियम से। एंड दिस इज फॉर सुपीरियर ओवरी, मीन्स यह बेस लाइन है और उसके ऊपर G लिखा है, मतलब कि ऊपर है गाइनोसियम, इसलिए इसको सुपीरियर ओवरी बोल देंगे। क्या कह देंगे? सुपीरियर ओवरी। क्या कह देंगे? सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। अगर मान लो कि गाइनोसियम बेस लाइन से अगर नीचे हो G, तो इसको बोल देंगे इंफीरियर ओवरी। तो दिस इज फॉर सुपीरियर ओवरी। यह सुपीरियर ओवरी का एग्जांपल है, और यह इंफीरियर ओवरी का। और यह तो पता ही आपको, यह मेल का साइन का एग्जांपल है, और यह फीमेल के साइन का एग्जांपल है, फीमेल के साइन का। और अगर दोनों मेल और फीमेल दोनों हो तो ऐसा लिख देंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल। अगर सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक हो तो ऐसा, और अगर जाइगोमॉर्फिक हो तो ऐसा। जाइगोमॉर्फिक हो तो ऐसा, मीन्स बायलैटरल सिमेट्री हो तो ऐसा, रेडियल सिमेट्री हो तो वैसा। यह परसेंटेज ऐसा जो साइन है वह किसका सिंबल है? वह जाइगोमॉर्फिक का। किसका है? जाइगोमॉर्फिक का। कह रहा है फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन द ब्रैकेट एंड एडिशन बाय लाइन ड्रॉन। अगर मान लो कि कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज कर गया, तो इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। या मान लो कि सारे कैलिक्स फ्यूज्ड है, सारे कैलिक्स फ्यूज होते हैं, ऐसे करके डिनोट कर देंगे। तो आप ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हो, या ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दो, उससे भी डिनोट कर सकते हो कि यह आपस में कैसे फ्यूज्ड है। A floral diagram provides information about the number of parts of flower, their arrangement and the relation they have with one another. Floral diagram से हम यह पता कर सकते हैं कि उसका नंबर कितना है, वह आपस में किस तरीके से अरेंज्ड है, और वह एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन बना कर रखे हुआ है। The position of the mother axis with respect to the flower is represented by a dot on the top of the floral diagram. Mother axis कहने का मतलब कि वह जहां से रेफरेंस लाइन लेंगे ना हम सबका, उसको हम बोलेंगे मदर एक्सिस, और वहीं से हम सारा रेफरेंस लाइन लेंगे। द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिवली होल्स। कैलिक्स बीइंग द आउटरमोस्ट एंड द गाइनोसियम बीइंग इन द सेंटर। सबसे पहले कैलिक्स लिखेंगे, तब कोरोला, तब एंड्रोसियम, और तब गाइनोसियम। गाइनोसियम को सबसे अंदर लिखेंगे, सबसे लास्ट में। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज cohesion and addition with the within parts of holes and between holes. जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो यह भी दिखाएगा कि जो कोहेशन एंड एडहेशन, मींस क्या कैलिक्स कैलिक्स आपस में फ्यूज है तो उसको कोहेशन बोलेंगे। क्या कैलिक्स एंड्रोसियम से फ्यूज कर गया तो उसको क्या बोलेंगे? एडहेशन। आपस में फ्यूज कर गया तो उसको कोहेशन, अगर एक दूसरे से फ्यूज कर गया तो उसको एडहेशन। वह भी हमें फ्लोरल फॉर्मूला से पता चलेगा। कह रहा है द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर 5.16 मस्टर्ड प्लांट एग्जांपल इज द ब्रेसिकेसी। यहाँ पे जरा देखो, यह मस्टर्ड प्लांट ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला है। इसी से आप समझ जाओगे कि फ्लोरल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस एक्चुअली में क्या है। जरा देखो क्या है फ्लोरल फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस, कि यह क्या है? यह जो है यह एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल है, मीन्स यह रेडियल सिमेट्री है इसका। कैसा है? रेडियल सिमेट्री। ऐसे काटोगे तब पर भी कर जाएगा हाफ हाफ, ऐसे काटोगे तब पर भी, ऐसे काटोगे तब पर भी, ऐसे काटोगे तब पर भी, बस सेंटर से गुजरना चाहिए। तो यह रेडियल सिमेट्री का सिंबल है। इसका मतलब है बाइसेक्सुअल, मीन्स इसमें मेल भी है फीमेल भी। तो यह फीमेल पार्ट है, और यह जो रिप्रेजेंट कर रहा है सब मेल पार्ट है। किसका है? मेल पार्ट है। किसका है? मेल पार्ट है। यहाँ पे C4 है। C4 मतलब कि कैलिक्स कितना है? सॉरी, K+2 2, K
K2+2 है। कितना है? कैलिक्स 4 है लेकिन अलग अलग है, 2 ऐसा है एक ऊपर एक नीचे, और 2 ऐसा है एक दाएं और एक बाएं, इसलिए 2। अगर सब एक ही लाइन में होता तो सिंपल सा 4 आप लिख देते तब पर भी चलता। यहाँ पे जैसे कि कोरोला 4 है, सब एक ही लाइन में है, गौर से देखो, तो सिंपल C4 लिख दिया। यहाँ पे एंड्रोसियम 2+4 है, तो देखो 2 इधर है और यहाँ बाकी चारों जो है एक जैसा है, तो इसलिए 2+4 लिख दिया। और गाइनोसियम इसका सुपीरियर है, मतलब कि जो ओवरी सुपीरियर है, लेकिन फ्यूज्ड है दोनों से, तो ये फ्यूज्ड है तो उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। तो यह मतलब होता है फ्लोरल फॉर्मूला का। किसका? फ्लोरल फॉर्मूला का। और किसका यह मेंबर है? ब्रासिकेसी का। अब बस हमें क्या देखना है एक लास्ट फैमिली देखना है, नाम है उस फैमिली का सोलानेसी। क्या है? सोलानेसी। कह रहा है इट इज लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली। इस सोलानेसी फैमिली को हम क्या कहते हैं? पोटैटो फैमिली कहते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स, मतलब कि सब जगह पाया जाता है, मान लो सब जगह पाया जाता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैसा है? प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, और रेयरली स्मॉल ट्री होंगे, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। कैसे होंगे? छोटे छोटे प्लांट्स। स्टेम कैसा होगा? हर्बेसियस होगा, रेयरली वुड होगा, एरियल होगा, मतलब कि इरेक्ट होगा, सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो हो सकता है, हेरी और ग्लैब्रस हो सकता है। ग्लैब्रस कहने का मतलब है कि उसपे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, उसको कहते हैं ग्लैब्रस। ओके। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो सोलानम ट्यूबरेसम। और जो पोटैटो फैमिली बोले तो इसका मतलब पोटैटो भी किसका मेंबर होगा? इसी सोलानेसी का मेंबर होगा। लिव्स इसका अल्टरनेट, सिंपल, रेयरली, पाइनेटली, एक्स स्टिपुलेट, वेनेसन जो होगा इसका रेटिकुलेट होगा। कैसा होगा? रेटिकुलेट होगा। मीन्स वेरिएशन है बहुत ज्यादा, पढ़ते रहो, कुछ क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं आ तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो इसका फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला पे आपको दिखेगा कि इसका कैलिक्स चारों के चारों फ्यूज्ड है। इसका जो कोरोला है यह भी चारों के चारों फ्यूज्ड है। इसका जो एंड्रोसियम है और कोरोला है वह आपस में फ्यूज्ड है। और इसका जो गाइनोसियम है कैसा है? गाइनोसियम इसका दो है गाइनोसियम, यहां से आपको दिख जाएगा। और सुपीरियर है, कैसा है? सुपीरियर। जरा देखो यहां पे फ्लोरल फॉर्मूला। इन्फ्लोरेसेंस देखो, सोलिटरी होगा, आई मीन एक ही फ्लावर होगा, एक्सिलरी होगा, मीन्स स्टेम, जहां से स्टेम निकलेगा ना वहां पे होगा। साइमोज एज इन सोलेनम। साइमोज याद है? रेसिमोज एंड साइमोज। साइमोज मीन्स क्या हो जाएगा? इसका फ्लावर टर्मिनल होगा। कैसा होगा? टर्मिनल। फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, मीन्स मेल और फीमेल दोनों होगा। एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक कहने का मतलब कि यह रेडियल सिमेट्री होगा। कैसा? रेडियल। कैलिक्स सेपल्स 5 होंगे जो अभी बताया, यूनाइटेड होंगे अभी बताया। परसिस्टेंट होगा, मतलब कि लगातार रहेगा उसके प्लांट में। वेलवेट एस्टिवेशन होगा, जो हमने पीछे देखा था एस्टिवेशन वेलवेट वाला। कोरोला पेटल 5 होगा, यूनाइटेड होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा, यहां से आपको दिख जाएगा सारा। एंड्रोसियम स्टेमन 5 होगा, इपीपेटलस होगा, मींस पेटल के साथ एंड्रोसियम, यहाँ पे देखो फ्यूज करने का सिंबल ये होता है। कैलिक्स 5 है, एंड्रोसियम भी 5 है, लेकिन आपस में फ्यूज है इसलिए इसको इपीपेटलस बोले। गाइनोसियम यह बाइकार्पेलरी होगा, गाइनोसियम मतलब कि 2 होगा, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होगा। सिनकार्पस होगा, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड होगा। कैसा? फ्यूज्ड। ओवरी सुपीरियर होगा, मतलब कि बेस लाइन के ऊपर है तो सुपीरियर होगा। बाइलोक्यूलर होगा, 2 लोक्यूल होगा। प्लेसेंटा स्वेलन होगा विथ मेनी ओव्यूल्स। एक्जाइल, एक्जाइल प्लेसेंटेशन होगा। एक्जाइल मींस कि सेंटर में होगा। कैसा होगा? सेंटर में। फ्रूट जो होगा बेरी और कैप्सूल होगा, मींस छोटे छोटे फ्रूट हो सकते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, सीड्स जो होगा बहुत सारा होगा। इंडोस्पर्म होगा, मींस इसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन रहेगा। फ्लोरल फॉर्मूला से आपको सब समझ में आ जाएगा कि यह एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, 5 कैलिक्स है लेकिन 5 फ्यूज्ड है। 5 कैलिक्स है, कोरोला है लेकिन 5 फ्यूज्ड है। 5 एंड्रोसियम है लेकिन फ्यूज नहीं है, लेकिन यह कैलिक्स के साथ फ्यूज्ड है इसलिए ऐसा। और सुपीरियर ओवरी और 2 ओवरी क्या है? बाइलोक्यूलर है और दोनों फ्यूज्ड है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर देखें तो मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, मतलब कि फूड देता है हमें, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, स्पाइस चिल्ली जो होता है, मेडिसिन बेलोडोना होता है, अश्वगंधा होता है, और फ्यूमिगेटरी मींस टोबैको जो हम कंज्यूम करते हैं, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स में क्या है? प्यूटेनिया है। यहां तक आज हमने देखा कि यह मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। जय हिंद।